जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट का पूरा रिकैप करने वाले हैं। ठीक है, जितना भी थ्योरी, जितनी भी चीजें हमने मैट्रिसेस में कवर की थी, जितनी भी थ्योरम्स हमने कवर की थी, उन सबको आज हम रिकैप करने वाले हैं, एक तरीके से समझने वाले हैं इन वन शॉट। ठीक है, वन शॉट में हम मैट्रिसेस कंप्लीट कर लेंगे एंड इन वन शॉट में हम डिटर्मिनेंट कंप्लीट कर लेंगे। ऑलराइट, सो फर्स्ट हमारा होगा मैट्रिसेस का, कि मैट्रिसेस में हमने क्या क्या पढ़ा या क्या क्या हमने कवर किया। ठीक है, सबसे पहली चीज जो हमने मैट्रिसेस में पढ़ी थी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्चुअली बेसिक चीज यही है, क्योंकि अगर इस पे कंफ्यूजन होने लग रही है ना, तो बाद में मल्टीप्लिकेशन, एडिशन कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल नहीं है, उन चीजों में भी काफी कंफ्यूजन होने लग जाती है। ठीक है, तो जब हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि भैया ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर होता है m क्रॉस n, जहां पे m होता है नंबर ऑफ रोज एंड n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, किसी भी मैट्रिक्स का जब हमें ऑर्डर निकालना होता है तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं? m क्रॉस n करके। m होता है नंबर ऑफ रोज और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। यानी ये मेरे पास अगर कोई भी मैट्रिक्स मेरे को दी हुई है 1 2 3 4 5 6, ये कोई मैट्रिक्स दी हुई है, तो इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर जब मैं निकालना चाहूंगी तो मैं कैसे निकालूंगी? मैं निकालूंगी रोज कितनी है, 1 2, दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं, 3, यानी दिस मैट्रिक्स इज ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3। 6 नहीं बोल देना है इसको। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जब मैं बोलूंगी कि उस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स कितने होंगे, वो होगा ऑर्डर इनटू, मतलब नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू इनका मल्टीप्लाई 6। जब मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछूंगी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी भी एक मैट्रिक्स में होंगे, वो होंगे नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात कर रहे हैं, तो जब भी मुझे ऑर्डर बात करना है, मुझे m क्रॉस n ही बोलना है। ठीक है, 2 क्रॉस 3 है तो दैट इज 2 क्रॉस 3 एंड ये जो ऑर्डर है ना, दिस इज नॉट कम्यूटेटिव। ये जो 2 क्रॉस 3 है, मैं उसको ये नहीं बोल सकती कि ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स जो है वो सेम है। आई कैन नॉट से दिस। क्या नहीं बोल सकती मैं? ये 1 2 5 3 4 6, these two matrices are not equal. Two matrices are equal only if all the elements of the matrices are equal. यानी हर एक एलिमेंट इक्वल है, और ऑफ कोर्स ये बात है, अगर एलिमेंट इक्वल है तो फिर उसके ऑर्डर भी इक्वल ही होंगे। 2 क्रॉस 3 है तो दूसरी वाली भी 2 क्रॉस 3 ही होगी, और उसके अंदर के जितने भी मैं एलिमेंट्स की अभी ये बात कर रही हूँ, ये सारे भी इक्वल होंगे। ऑल राइट, दिस इज द फैक्ट अबाउट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, कि जब भी मुझे ऑर्डर की बात निकालनी होती है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? m क्रॉस n, जहां m होता है नंबर ऑफ रोज ऑफ द मैट्रिक्स और n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब आई डोंट थिंक कि रोज और कॉलम में आपको कोई डिफिकल्टी आती होगी, ये चीज बेसिक्स है। अब बात आती है किसी मैट्रिक्स को लिखते कैसे, लिखने का तरीका क्या होता है। देखो, जैसे ये एक रो है मेरे पास, ये एलिमेंट्स आने वाले हैं इधर। ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट रो है, ये मेरे पास फर्स्ट कॉलम है, तो एलिमेंट क्या बनेगा? ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अब मैं इधर मूव कर रही हूँ, ए है, रो कौन सी है? फर्स्ट, लेकिन कॉलम कौन सा है? सेकंड। यहाँ पे रो चेंज हो रही है? नहीं, यहाँ पे सिर्फ कॉलम चेंज हो रहे हैं। यहाँ पे रो चेंज हो रही है, यानी यहाँ बन जाएगा A21 A31। ये चीज समझ आई कि मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को अंदर, मैट्रिक्स के जो अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे लिखे जाते हैं? वो ऐसे लिखे जाते हैं कि भाई पहले लिखे जाते हैं नंबर ऑफ रोज, पे लिखा जाता है कॉलम। फर्स्ट रो का एलिमेंट है और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट को क्या बोला गया? A11। आते हैं चलो इस पर, इस एलिमेंट को क्या बोला जाएगा? थर्ड रो का एलिमेंट है 3, और कौन सा कॉलम है? फोर्थ कॉलम है, यानी A34। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई? राइट। अब उसके बाद आती हैं बहुत सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं जो अब हम पढ़ने वाले हैं, इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। इन मैट्रिसेस को ऐसा क्यों बोला जाता है, क्या खासियत होती है इन मैट्रिसेस की जो हम इन नाम से इनको बोला जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट आती है रो मैट्रिक्स। जैसा कि नाम आपको बताता है, उसमें सिर्फ एक रो होनी चाहिए, यानी वो होगी m क्रॉस 1 टाइप की। राइट, इसका ऑर्डर होगा m क्रॉस 1। क्या तात्पर्य क्या है इस m क्रॉस 1 का? इस m क्रॉस 1 का मतलब ये है कि भाई एक ही रो होनी चाहिए, एक ही रो। इसका तात्पर्य यह, उल्टा बोल दिया बेटा, रो मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स इज दिस। रो एक ही होनी चाहिए, कॉलम्स चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 1 क्रॉस m बनेगी, m क्रॉस 1 नहीं बनेगी। ये मेरे पास एक रो मैट्रिक्स है, एक रो
मैट्रिक्स, यहाँ पे कॉलम चेंज हो रही है, ये एलिमेंट है A11, ये है A12, ये है A13, ये है A14, ये है A15, दिस इज अ रो मैट्रिक्स। इसी के उल्टे अगर मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात करती हूँ तो कॉलम मैट्रिक्स बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगी, वो n क्रॉस 1 या फिर उसको 1 क्रॉस n लिख लो, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, m क्रॉस n लिखते हैं ना, m रो होता है n कॉलम होता है, तो इसको लिख लो 1 क्रॉस n और इसको लिख लो m क्रॉस 1। समझ आया क्यों लिखवा रहे हैं ये? हम जब भी बात करते हैं ऑर्डर की, ऑर्डर को हम m क्रॉस n बोलते हैं। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसलिए यहाँ पर जब मैं रो की बात कर रही हूँ तो नंबर ऑफ रोज तो मेरे पास फिक्स है ना, तो m की वैल्यू क्या हो गई 1। जब मैं कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रही हूँ तो नंबर ऑफ कॉलम्स तो फिक्स है, जो कि हम डिनोट किससे करते हैं, n से, तो उसको मैंने लिख दिया 1 और आगे वाले को लिख दिया m। कॉलम मैट्रिक्स कैसी होगी, ऐसी, A11, A21, A31, A41। ये चीज कॉमन है ना सब में, m क्रॉस 1 m क्रॉस 1 की, और ये 1 क्रॉस 1 1 क्रॉस n की जो भी। इज इट क्लियर? ये दो मैट्रिक्स समझ आई कि रो मैट्रिक्स क्या होती है और कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है। इसके बाद आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जैसा कि आपको नाम से समझ आने वाला है या आ रहा भी होगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है, रेक्टेंगुलर होता है L इंटू बी, राइट। ये दोनों डिफरेंट होते हैं, यानी 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 4, 9 क्रॉस 8। जब ये दोनों सेम ना हो उनको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, कि स्क्वायर ना बन रहा हो। यानी जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, 2 क्रॉस 2, 4 क्रॉस 4, 5 क्रॉस 5, इस टाइप की मैट्रिसेस को क्या बोला जाएगा, इस टाइप की मैट्रिसेस को हमें बोला जाएगा दीज आर द स्क्वायर मैट्रिसेस। ये चीज समझ आई? स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स, ये 4 मैट्रिक्स हमने कवर की हैं। इन 4 मैट्रिक्स के बारे में हमने भी पढ़ा है। अब सुनो बात क्या आती है, पता है, जितनी भी प्रॉपर्टीज हम पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोज को छोड़ के ट्रेस पढ़ेंगे हम, या फिर हम अपना इनवर्स पढ़ेंगे, एडजॉइन पढ़ेंगे, कोफैक्टर निकालना पढ़ेंगे, ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए, ठीक है। अभी हम इन सब में आएंगे डिटेल में, बस मैं एक जनरल वे बता रही हूँ कि सारी प्रॉपर्टीज, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज जो भी हैं हमारे पास, वो सारी प्रॉपर्टीज हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की। ऑलराइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे कि आपको पता चल रहा होगा या फिर अब पता चलेगा, और वो क्या पता चलेगा, जब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। अब डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल होते क्या हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स है, 4 क्रॉस 4 की स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली मैंने। ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये क्या होने चाहिए, नॉन जीरो, यानी ai क्या होने चाहिए, नॉन जीरो। इक्वल हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। ये a हो सकता है, ये a हो सकता है, ये b हो सकता है, ये c हो सकता है, ये d हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये बन गए मेरे पास, ओके। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके सारे डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो हों, लेकिन नॉन डायगोनल के एलिमेंट्स सारे जीरो होने चाहिए, फर्स्ट थिंग, ठीक है। ये दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होती है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स होती है कि भाई जिसके डायगोनल के एलिमेंट्स, ये एक प्रिंसिपल डायगोनल है मेरे पास। अब देखो, आप तो बोलोगे ये भी डायगोनल है, बट हम जब भी डायगोनल मैट्रिक्स या डायगोनल्स की बात करते हैं ना, हम प्रिंसिपल डायगोनल्स की बात करते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल होते हैं ये वाले, A11, A22, A33, A44, ठीक है। इनकी हम बात नहीं करते हैं, ओके। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भैया जब भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स की बात करेंगे तो लिसन वेरी केयरफुली, डायगोनल मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स वेयर डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर नॉन जीरो एंड द नॉन डायगोनल एलिमेंट्स शुड बी इक्वल टू जीरो। डायगोनल मैट्रिक्स से ही आती है स्केलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन, ओनली द डिफरेंस बीइंग इज कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, बट स्केलर मैट्रिक्स में ये सारे एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। यानी जब मैं डायगोनल एलिमेंट्स की, मैं डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन बोल रही हूँ क्या, कि ऑल द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो एंड द डायगोनल एलिमेंट्स नॉन डायगोनल शुड बी इक्वल टू जीरो। तो स्केलर मैट्रिक्स में सिर्फ एक कंडीशन और ऐड हो जाएगी, क्या, all the principal diagonal elements should not be equal to zero and they should be equal। समझ आया? स्केलर मैट्रिक्स में हम ये बोल रहे हैं कि इसके जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं वो पहली बात तो नॉन जीरो होने चाहिए सारे, और सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। Is it fine? Now I will give an example of both diagonal as well as scalar matrix। और फिर आप मुझे एक लाइन का या बताओ आंसर सोचोगे कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल
डायगोनल मैट्रिसेस आर स्केलर और ऑल स्केलर मैट्रिसेस आर डायगोनल। इसका आंसर सोच के रखो जब तक हम इस आंसर पर आते हैं। ओके अब देखो, हमने बोला डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स है बच्चा ये, और दिस इज डायगोनल मैट्रिक्स एंड दिस इज स्केलर मैट्रिक्स। समझ आया क्या डिफरेंस है डायगोनल और स्केलर मैट्रिक्स में? सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हैं, जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो तो भैया दोनों में जीरो होने ही चाहिए। जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं इसमें कंडीशन सिर्फ इतनी है कि वो नॉन जीरो होने चाहिए, जीरो नहीं होने चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट यहाँ पे जब हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो जो डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स की जो हम बात कर रहे हैं, दोज प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो फर्स्ट, एंड सेकंड दैट दे शुड बी इक्वल। तो दिस इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एंड दिस इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब बात आती है इन दोनों पॉइंट पर, क्या सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स होती है या क्या सारी डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स होती है? दिस इज अ डायगोनल, क्या ये स्केलर है? नो, तो ऑल डायगोनल मैट्रिक्सेस आर नॉट स्केलर, इट्स फॉल्स। नेक्स्ट, ऑल स्केलर मैट्रिक्स आर डायगोनल। देखो डायगोनल में क्या कंडीशन थी कि भैया सारी की सारी नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो होने चाहिए नॉन जीरो। ओके, स्केलर में एक एक्स्ट्रा कंडीशन ही तो आई है। क्या कंडीशन एक्स्ट्रा आई? कि भैया सारे के सारे जो भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या होने चाहिए? नॉन जीरो तो होने चाहिए, प्लस इक्वल भी होने चाहिए। तो अगर डायगोनल में एक कंडीशन और ऐड कर दोगे तो वो स्केलर बन जाएगी, यानी सारी स्केलर डायगोनल ही तो बन गई। स्केलर में ये सारे इक्वल थे, मैं ये सारे इक्वल कर दूं तो वो स्केलर ही तो बन गई, लेकिन मैं ये सारे डिफरेंस कर दूं तो वो स्केलर रही नहीं, वो तो सीधा डायगोनल बन गई। एंड हेंस द स्टेटमेंट व्हिच इज ट्रू इज all scalar matrices are diagonal but all diagonal matrices are not scalar। समझ आया आप लोगों को? ये चीज इंपॉर्टेंट है, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आता है यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई डोंट थिंक इसमें आप लोगों को कुछ भी होगा, यानी यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है। जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, यूनिट का मतलब क्या होता है, देखो मैट्रिसेस का कितना सीधा सा बात है ना, नाम सब कुछ बता देता है। यूनिट मतलब वन, आइडेंटिटी वैसे हम एडिशन में ले लें या उसमें मल्टीप्लिकेशन में ले लें तो वन ही होती है, बट इधर बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स होती है या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। अभी इन तीनों का रिलेशन और बताएंगे आप लोग, इन तीन मैट्रिसेस का रिलेशन। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिसेस की जब हम बात करते हैं तो ये क्या होती है, दिस इज अ, रुको, स्केलर मैट्रिक्स। डेफिनेशन देखो, दोनों चीजों में डेफिनेशन, स्केलर मैट्रिक्स विद ऑल द एंट्रीज, नहीं, विद एंट्रीज वन। क्या समझ आया? दूसरी लैंग्वेज, डायगोनल मैट्रिक्स whose all entries are one। मैंने इसमें ऑल क्यों नहीं लिखा? मैंने इसमें ऑल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मुझे पता है कि अगर वो स्केलर मैट्रिक्स है तो उसकी सारी डायगोनल के एलिमेंट सेम होने वाले हैं, तो इसलिए ऑल फर्क नहीं पड़ता। एक वन हो गया तो सारे के सारे वन हो गए। डायगोनल में मैंने वन लिखा क्योंकि वो सारे अलग अलग भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स? दिस इज दिस, all entries are unity, this is an identity matrix or this is an unit matrix। so this matrix is a scalar matrix, is a diagonal matrix। identity matrix is a diagonal matrix as well as it is a scalar matrix। all identity वैसे तो एक ही है, all तो क्या ही हो गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है, डायगोनल भी होती है। क्या सारी स्केलर आइडेंटिटी हो सकती हैं? कदापि नहीं हो सकती हैं। क्यों? क्योंकि स्केलर को आइडेंटिटी बनने के लिए क्या होना होगा, यहाँ सब वन होने होंगे। बट स्केलर में तो ये अलग भी हो सकते हैं ना, ये अलग इन द सेंस 2 to 2 भी हो सकते हैं। तो सारी स्केलर आइडेंटिटी नहीं होती, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्केलर भी होती है और डायगोनल भी होती है। इज इट फाइन? ये चीज समझ आई आप लोगों को? ये जितनी भी मैट्रिसेस अभी तक हमने की हैं, ये सारी मैट्रिक्स समझ आई और इन सब का रिलेशन समझ आना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि मैथ्स में जितने अच्छे से रिलेशंस बनाओगे
बाकी रिलेशनशिप्स तुम रखो या ना रखो, मैथ्स के साथ रिलेशन बना लो, मजा आ जाएगा जिंदगी में। ठीक है, मैथ्स के हर एक जो टेक्स्ट है ना, हर एक जो डेफिनेशन है, हर एक जो टर्म है, उसके साथ हमने अगर तुमने सही कनेक्शन बैठा लिया ना, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्रैकिंग योर एग्जाम। ऑलराइट, तो इसके साथ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स बनाने हैं, ठीक है, लॉयल रहना है इसके लिए। ओके फिर आता है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? देखो जैसे नाम बता रहा है ट्रायंगल फॉर्म होगा। अब ट्रायंगल दो तरीके का फॉर्म हो सकता है ना? ये मान लो डायगोनल है मेरे पास, ठीक है, एक तो बन सकता है ये वाला ट्रायंगल, एक बन सकता है ये वाला ट्रायंगल। ये जो है ये सारे डायगोनल एलिमेंट्स ही, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बने दो तरीके के, एक तो बना अपर ट्रायंगुलर और एक बना लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये होते क्या हैं, अपर ट्रायंगुलर क्या होते हैं या लोअर ट्रायंगुलर क्या होते हैं? ये होते ये हैं कि ये तो बन गया, ठीक है, यहां कुछ आना चाहिए, ये बन गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बन गया? ये बन गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कोई दिक्कत है ना? ये बन गया मेरे पास। अब ये जीरो भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई मना नहीं कर रहा आपको, ये जीरो हो गए मान लो तो भी ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही है, क्योंकि बन तो ट्रायंगुलर ही ना है ना। तो इसके डायगोनल के एलिमेंट जीरो भी हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ेगा कि आई ग्रेटर देन जे, ये तो आपको पता है ना। यहाँ वाली कंडीशंस में क्या है देखो, अगर मैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन लिखना चाहूं, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या है? ये A11 है, ये A22 है, ये A33 है, ठीक है। ये वाली टर्म क्या है? A12, A13, A21, राइट। यहाँ पे ऑलवेज I लेस देन J है। अब यहाँ देखो A21, A31, A32, और यहाँ पर नीचे वाला अब मैं कलर चेंज करके समझाती हूँ आप लोगों को। ये वाली जो टर्म्स है ना, यहाँ पर I लेस देन J है, और जो ये वाली टर्म्स हैं यहाँ I ग्रेटर देन J है, राइट। whenever these terms are zero, जब भी Aij is equals to 0 such that I greater than 0, I greater than J, ठीक है। ये एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नॉन जीरो भी हो सकते हैं। फर्क पड़ रहा है आई ग्रेटर देन जे, जे वाले कंडीशंस पे और आई लेस देन जे वाली कंडीशंस पे। अगर ये वाले हैं, ये वाले अगर जीरो बन गए, आई ग्रेटर देन जे वाले जीरो बन गए, तो मेरे पास बन जाएगी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अगर आई लेस देन जे वाले, ये वाले जीरो बन गए, तो मेरे पास बन जाएगी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को लिखने का तरीका क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर को लिखने का तरीका होता है, जब मैं अपर की बात करूं तो Aij 0 आने चाहिए। Aij 0 कब आने चाहिए? Whenever, अब देखो जैसे मैंने अभी बताया, अपर ट्रायंगुलर ये ना, ये 0 आने चाहिए, यानी इस वाली कंडीशन में, और इस वाली कंडीशन में I हमेशा ग्रेटर देन 0 आता है, तो whenever I ग्रेटर देन J। बाकी Aij कुछ भी हो सकता है, बाकी जगह Aij कुछ भी हो सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इक्वल टू J पे भी और I लेस देन J पे भी कुछ भी हो सकते हैं। और अगर मैं लोअर ट्रायंगुलर की बात करूंगी, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की, तो फर्क इतना पड़ जाएगा कि Aij 0 होने चाहिए, और कौन से वाले 0 होने चाहिए? अब ऊपर वाले 0 होने चाहिए, क्योंकि बनना क्या है? नीचे वाला ट्रायंगुलर बन रहा है, एंड हेंस इट इज कॉल्ड एज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर? समझ आया? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में ये चीजें समझ आई। एक नल मैट्रिक्स है, ये सारी जीरो है, कोई फर्क नहीं पड़ता। नल मतलब नल, गोल गोल अंडा, दिस इज नल मैट्रिक्स। सारे एलिमेंट्स जिसके जीरो हैं, दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज नल मैट्रिक्स। ये सारी मैट्रिसेस जो हैं, रो मैट्रिक्स हमने की कॉल, रो मैट्रिक्स में हमने मैं मिटा दिया क्या? रो मैट्रिक्स में पढ़ा एक रो 1 क्रॉस n की होनी चाहिए, ये हमने पढ़ा m क्रॉस 1 होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने पढ़ा m क्रॉस n होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स में m क्रॉस m ही होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने कंडीशन पढ़ी, व्हाट वाज द कंडीशन? दैट Aij I इक्वल्स टू j शुड नॉट बी इक्वल टू 0। उसके अलावा Aij इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, व्हेनेवर I नॉट इक्वल टू j, 0 होना चाहिए, सॉरी, ठीक है। डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो होने चाहिए,
अच्छा, अब ये तो हो गई डायगोनल मैट्रिक्स की। जब मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात करूं तो ए आई जे शुड नॉट बी इक्वल टू 0 एंड ए आई जे शुड बी इक्वल टू ए वेन एवर आई इक्वल टू जे। ये कंडीशन थी स्केलर में कि डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स है वो नॉन जीरो होने चाहिए, फर्स्ट कंडीशन एंड इक्वल होने चाहिए, और उसके अलावा बाकी जो भी हैं आई नॉट इक्वल टू जे वाली कंडीशंस, वहां सब जगह वो जीरो होना चाहिए। ठीक है, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में है, इस ए की वैल्यू सिर्फ 1 बन जाती है। ये बन गई मेरे पास यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स, वो ए की वैल्यू बन जाती, पूरे के पूरे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, वो सारे 1 होने चाहिए। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लोअर और अपर हमने 2 करी हैं अभी। लोअर और अपर में हमने ये पढ़ा है कि भाई आई ग्रेटर देन जे और आई लेस देन जे में कंडीशन हमारी चेंज होती है। एक बार आई ग्रेटर देन जे में ए आई जे 0 बन जाएगा, और एक बार आई लेस देन जे में ए आई जे 0 बन जाएगा। बाकी कुछ भी वैल्यूज हो सकती हैं, उसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझ आई हैं आप लोगों को? आई थिंक इसमें आप कोई डाउट नहीं रहना चाहिए आपको कि कौन सी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस कैसे आ रही है, या कौन सी मैट्रिसेस का मतलब क्या है। ट्रेस ऑफ मैट्रिस, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, सम ऑफ एक्चुअली प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, वो याद करना मत भूलना। सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स इज कॉल्ड एज ट्रेस ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि मैं जब भी बात कर रही हूँ, सीधी बात विद नो बकवास, a11 प्लस a22 प्लस a33 प्लस a44 एंड सो ऑन, क्या ट्रेस कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है? जस्ट थिंक कि क्या ट्रेस कभी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का निकाला जा सकता है? निकाल के देखते हैं। निकालो, ट्रेस निकालो। किस किस का निकालोगे? ये ऐड किया, ये ऐड किया, ये ऐड किया, अगेन देन, बट हमें तो बोला गया था सम ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है, जिसका m क्रॉस m होगा। ट्रेस बोल लो, इनवर्स बोल लो, एडजॉइंट बोल लो, कि ये हमेशा स्क्वायर में, हाँ एडजॉइंट बेसिकली इनवर्स के लिए निकालते हैं हम, ये हमेशा हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए निकाला जाएगा। ऑलराइट, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स में इतनी चीज है। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स का हमें सीधा, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रेस है, 1 + 5 + 9 आंसर आ जाएगा आपका 15। सीधी सी बात। अब बात ये जरूरी नहीं है, बात जो अब आगे कहूंगी वो जरूरी है, एंड दैट इज दिस। ठीक है, देख रहे हो आप एक चीज, जब भी मैंने ट्रेस की बात की, जब भी मैंने पूरी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, यहाँ क्या लिखा हुआ है n क्रॉस n, यहाँ क्या लिखा हुआ है n क्रॉस n, यानी ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, कौन सी टाइप की मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला जाता है? सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ट्रेस निकाला जा सकता है। ठीक है, अब बात आती है ट्रेस निकालेंगे कैसे। अब देखो, यहां मैंने लिखी है प्रॉपर्टीज, अब आती है काम की बात। मैंने सारी प्रॉपर्टीज लिखी हैं, एक एक सिंगल प्रॉपर्टी आपको मिल जाएगी। नाउ सी, मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी प्रूफ नहीं करवाऊंगी यहाँ पे। ठीक है, एक एक प्रॉपर्टी करके कि हाँ भाई लैम्डा की एक कोई वैल्यू ले लो, ए की कोई एक वैल्यू ले लो, फिर आप LHS प्रूव कर लो और RHS प्रूव कर लो। आई विल जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड कि प्रॉपर्टी बन कैसे रही है। इफ यू हैव एनी डाउट, व्हाट विल यू डू इज कि आप ना हर एक का एक एग्जाम्पल लोगे। लैम्डा यहाँ पे स्केलर है, ठीक है, 1 2 3 कुछ भी ले लो, और ए कोई एक मैट्रिक्स है, मर्जी है 2 क्रॉस 2 की ले लो। सबसे बेस्ट 2 क्रॉस 2 की क्यों रहती है? सबसे बेस्ट हम हमेशा 2 क्रॉस 2 मैक्सिमम क्यों लेते हैं ज्यादा टाइम? इसलिए क्योंकि उसमें कैलकुलेशन करना इजी होता है। ठीक है, आप 3 क्रॉस 3 की लो, आप एग्जाम्पल खुद से लोगे, चाहे लैम्डा लो चाहे ए लो, फिर LHS लोगे, RHS लोगे, और फिर देखोगे कि वो दोनों इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अब इसमें मैं क्या करूंगी, मैं आपको अभी जो समझा रही हूँ, जो चीज जिससे आप उनको प्रूव करना शुरू करोगे, वो चीज मैं आपको समझा रही हूँ। अब देखो, जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी, अभी हम बस देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो यार, लैम्डा है, ठीक है, ए कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। मुझे नहीं लगता कि अब मैट्रिक्स के एलिमेंट्स लिखने में आपको कदापि दिक्कत आ रही होगी, थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही होगी, वो नहीं आनी चाहिए अब। ऑलराइट, वापस आते हैं यहाँ पे। जब मुझे ये निकालना है ट्रेस, मैं बात कर रही हूँ लैम्डा ए निकालो पहले। लैम्डा क्या होगा भैया, मैट्रिक्स है तो लैम्डा क्या होगी? लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी 2 3। अब ये जो स्केलर क्वांटिटी है ये सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी मेरी लैम्डा ए जो बनेगी वो मेरी ये बनेगी, लैम्डा A13, लैम्डा A21, लैम्डा A31, लैम्डा A32,
लैम्डा A23 और लैम्डा A33, ये बनेगी मेरी लैम्डा ए। इसका ट्रेस निकालो, इसका ट्रेस निकलेगा A11 प्लस A22 प्लस A33, ठीक है। इसका ट्रेस निकालो, लैम्डा A11 प्लस लैम्डा A22 प्लस लैम्डा A33, ये क्या बन गया, लैम्डा मल्टीप्लाई बाय A11 प्लस A22 प्लस A33, और ये किसका था, ए का ट्रेस का। तो यानी ट्रेस ऑफ लैम्डा ए क्या बन गया, लैम्डा ए का ट्रेस क्या बनेगा, लैम्डा इनटू ट्रेस ऑफ ए। मैं ऐसे समझाऊंगी, आप लोग क्या करेंगे, लैम्डा एक एग्जांपल लेंगे, आप एग्जांपल के थ्रू सारी चीजें प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और ये जो मैं प्रूव करा रही हूँ उसकी भी कराने की कतई आवश्यकता आप लोगों को नहीं है, बिकॉज यू हैव टू गिव एन MCQ एग्जाम, ठीक है। बट हाँ, बेसिक कंसेप्ट कई बार क्लियर होने चाहिए, इसलिए मैं ये सारी थ्योरम्स और जो भी जितनी भी प्रूव कर पाऊंगी मैं अभी, क्योंकि वी हैव अ टाइम कंस्ट्रेंट, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंडली इतना डिटेल में हमने कोई रिसर्च करनी नहीं है, ठीक है। इतना डिटेल में हमने कुछ भी पढ़ना नहीं है, हमने सिर्फ उतना पढ़ना है जिस टाइप के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ रहे हैं, जो चीज हमारे लिए यूजफुल है, एक्स्ट्रा में करने का कोई शौक नहीं है, ओके। मेरा बस चलेगा, मैं सब कुछ प्रूव करवा सकती हूँ आपको, विद सिंगल लाइन में प्रूव करवा रही हूँ, बट वी रियली डोंट नीड दैट। आपके कोई फायदे का नहीं है, मगर 1 घंटा हर एक प्रॉपर्टी को, अभी तो यहाँ शुरू हुआ है, जॉइन में जाएगा, इनवर्स में जाएगा, ट्रांसपोज में जाएगा, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर उसमें जाएगा, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक उसमें जाएंगे प्रूफ्स। अगर मैं एक प्रूफ कराने लग गई ना, तो आपका महीना तो मैट्रिसेस ही कवर कर लेगी, महीना डिटरमिन, बट वी डोंट हैव दैट कंप्लीट मंथ, ठीक है। तो ओके, जस्ट फोकस, तो ये चीज हो गई, हाँ क्या, ओके। अभी आते हैं ट्रेस ऑफ A प्लस बी। अब हम A प्लस बी करते कैसे हैं, दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, वो हम भी करेंगे आगे, बट मैं ऐड का बता देती हूँ कि दो मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं। बच्चे कुछ नहीं करते हैं, A11 है, मान लो एक एलिमेंट ए मैट्रिक्स है, आपको इमेजिन करो A मैट्रिक्स है, B मैट्रिक्स है। A मैट्रिक्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो A11 है, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो B11 है। मैं जब A प्लस बी को ऐड करूंगी तो अब A प्लस बी का जो फर्स्ट एलिमेंट वो बन जाएगा A11 प्लस B11, नेक्स्ट वाला A21 प्लस B21, A31 प्लस B31, ऐसे बन जाएगा। यानी ये मेरे पास अगर कोई मैट्रिक्स है, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है। अब जब मैं इनको ऐड करूंगी A प्लस बी, तो A प्लस बी क्या बनेगा, A प्लस बी मैट्रिक्स मेरे पास बनेगी A11 प्लस B11, A21 प्लस B21, A12 प्लस B12 और A22 प्लस B22। A का निकालो, A11 प्लस, अब A का ट्रेस ऑफ A निकालो, क्या बन गया, A11 प्लस A22। ट्रेस ऑफ B निकालो, B11 प्लस B22, ठीक है। ट्रेस ऑफ A प्लस बी निकालो, A11 प्लस A22 प्लस B11 प्लस B22, ये B का ये A का, हेंस प्रूफ ट्रेस ऑफ A प्लस बी इक्वल टू A प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब ये चीज आप प्रूव करेंगे, एग्जांपल ले लो, ए बी का मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करते कैसे हैं, दिक्कत तो यहाँ आ गई, ठीक है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लाई का। ए कोई भी मैट्रिक्स है, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। अब मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ले रही हूँ, कैलकुलेशन करना इजी होता है। मुझे ए इंटू बी निकालना है, कैसे निकाला जाता है ए इंटू बी, देखो पहले रो और कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला एलिमेंट बनेगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, ठीक है। फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ अब करो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू B21, एलिमेंट बन गया फर्स्ट। अब देखो फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ कौन सा एलिमेंट होता है, ये वाला, तो अब ये वाला एलिमेंट कैसे, A11 B12 प्लस A12 B22, निकल गया। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो कौन सी है, ये वाली होती है, A21 B11 प्लस A22 B21। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम A22, ये बन गया, यानी A21 B12 प्लस A22 B22। ये चीज समझ आई, मल्टीप्लीकेशन कैसे हो रहा है। अब ए बी इंटू बी ए मल्टीप्लीकेशन ये जो हो रहा है, अब आपको बस ए बी कर लिया, एक बार बी ए और करो, और उन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो you'll फाइंड कि ट्रेस हमेशा सेम रहता है, यानी ट्रेस इज कम्यूटेटिव। अभी हम पढ़ेंगे क्या कम्यूटेटिव ये होता है ना, ए बी इक्वल्स टू बी ए, बट ए बी इक्वल्स टू बी ए नहीं बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ
बी है। ये चीज समझ आई आप लोगों को? ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर। क्या क्लियर हुआ? मल्टीप्लीकेशन करना हुआ, ट्रेस की प्रॉपर्टीज क्लियर हुई कि भाई हाँ लेमडा कोई एक स्केलर अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लेमडा स्केलर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो बाहर आ जाएगा। फिर हमने ट्रेस में बड़ा ए प्लस बी का निकाल लो या ए और बी का अलग अलग निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई में ए बी का निकालो चाहे बी ए का निकालो, ट्रेस क्या रहेगा? हमेशा सेम रहेगा। ये हमारी आती है प्रॉपर्टीज ऑफ अ ट्रेस की। ठीक है, व्हाट इज ट्रांसपोज? क्या होता है ट्रांसपोज? बेसिकली ट्रांसपोज का मतलब होता है दैट रो चेंजेस इनटू कॉलम एंड कॉलम चेंजेस इनटू रोज, वाइस वर्सा। यानी अगर ये कोई है ए बी सी डी ई एफ, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, मुझे अगर इसका ट्रांसपोज करना है तो ऐसे भी लिखा जाता है, खाली डैश भी लगा दिया जाता है, कभी कभी बार भी लगा दिया जाता है, अलग अलग है, हम यही यूज कर रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, तो ये बन गया। तो अब मैं इसका ट्रांसपोज करूं, ये रो है, ये रो बन जाएगी कॉलम में, ये रो बन जाएगी कॉलम में, ये कॉलम था अभी, ये बन गया रो। ये कितने की थी? ये थी 2x3 की, ये बन गई 3x2 की। कि रोज चेंज हो जाएंगे कॉलम में, कॉलम चेंज हो जाएंगे रोज में, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का जब भी ट्रांसपोज निकालना है। नाउ अभी ट्रेस के बारे में प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ट्रेस हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है। क्या आप ऐसा ट्रांसपोज के बारे में बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये है कि भाई ट्रांसपोज में ट्रांसपोज स्क्वायर मैट्रिक्स का भी निकाला जा सकता है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी निकाला जा सकता है। ठीक है, जब भी मुझे ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स कैन बी ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऑल्सो। यानी ट्रांसपोज सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का नहीं, ट्रांसपोज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का भी निकाला जा सकता है। लेकिन जो ट्रेस अभी हमने पढ़ा था वो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाला जा सकता है। ओके, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? ए का ट्रांसपोज क्या होता है? रो कॉलम में चेंज हुआ, कॉलम रो में चेंज हुआ। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होगा? रो कॉलम में चेंज हुआ, कॉलम रो में चेंज हुआ। अब क्या हो गया? कॉलम रो जो है वो कॉलम बन चुके हैं, कॉलम जो है वो रो बन चुके हैं। इसका दोबारा ट्रांसपोज लो, अब ये कॉलम दोबारा रो बन चुका, दोबारा कॉलम बन चुका, ये वापस ए बन गई। सिंक इन होने दो थोड़ा सा। रो थे कॉलम में बन गए, ठीक है, दोबारा ट्रांसपोज लिया, ये कॉलम दोबारा रो में बन गए, तो ए का ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज जब मैं बनूंगी वो वापस से ए बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एज रिवर्सल लॉ। ठीक है, कि जब भी आप ए बी का होल ट्रांसपोज ले रहे हो तो ये उल्टे हो जाते हैं, बी ट्रांसपोज पहले आ जाता है, ए ट्रांसपोज बाद में आ जाता है। ऐसा ही इनवर्स के साथ भी होता है, जब भी आप ए बी इनवर्स लिखते हो वो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बन जाता है। एक बार के लिए याद कर लो, आगे हम इसको पढ़ेंगे डीपली, इनवर्स क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। बच्चे नाउ आते हैं काम की बात पे। प्रूफ मत करना इन चीजों को, क्योंकि जरूरत नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा प्रूव करने के लिए क्या लोगे भैया? आप एक एग्जांपल ले लोगे, ए मैट्रिक्स ले लोगे, आप एक बी मैट्रिक्स लोगे, फिर आप उनका मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप उनका ट्रांसपोज लोगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। आप बी का पहले ट्रांसपोज लोगे, फिर आप ए का ट्रांसपोज लोगे और फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। ये क्वेश्चन पता है आपके कहाँ काम आएंगे, या ये चीज आपके कहाँ काम आएगी? ये चीज आएगी, आपको बोला ये निकालो, आप ये निकालोगे, पता है, क्योंकि आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाद में करो या पहले करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज निकालो या ट्रांसपोज करके मल्टीप्लाई करो, इट डजंट मैटर, आंसर आपका दोनों का सेम आएगा दोनों बार में। ठीक है, अब आता है सेम यही रिवर्सल लॉ का एक्सपेंशन है, ये एक्सटेंशन है। दो थे, यहाँ पर तीन हो गए, तीनों रिवर्स हो गए। बात आती है नेक्स्ट प्रॉपर्टी की, के ऑफ ए होल ट्रांसपोज। सेम ट्रेस वाली बात आ गई कि के बाहर आ जाएगा, ए का ट्रांसपोज अपने आप हो जाएगा, वो कोई फर्क ही नहीं पड़ता उसका। कैसे रहा? ये रहा के ए 1 1, के ए 2 1, के ए 3 1, गलत हो गया, के ए 1 2, के ए 1 3, के ए 2 1, के ए 2 2, के ए 2 3, के ए 3 1, के ए 3 2, के ए 3 3, ये निकली के ए का ट्रांसपोज निकालो, ये के तो ऐसा कैसे बाहर आ जाएगा, है ना, के बाहर आ गया, हेंस ए का ट्रांसपोज। इज इट क्लियर? क्या? अच्छा, अभी तुम इस चीज में भी कंफ्यूज हो रहे होगे कि तुमने सुना है कि यहाँ पे k टू द पावर n आती है, ये बात याद रखना, वो डिटर्मिनेंट में होती है, अभी हम आगे आएंगे वहां पे, रिलैक्स फॉर द टाइम बीइंग। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, ए का ट्रांस, चाहे ए का डिटर्मिनेंट लो चाहे ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट लो, बेटा
ए बी सी डी, ये एक मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज कर दो ए बी सी डी, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालो ए डी माइनस बी सी, इसका डिटर्मिनेंट निकालो ए डी माइनस बी सी। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज डिटर्मिनेंट, वो मैं नहीं बता रही अभी। ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा पूरा टॉपिक है। ज़्यादा सीरियस नहीं होना। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डिटर्मिनेंट हमारा टॉपिक है, जो इसको हम प्रॉपर अच्छे से पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अभी के लिए हम मैट्रिसेस वाला कर रहे हैं, तो हम इस डिटर्मिनेंट वाले पे फोकस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इतना पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया चाहे ए का डिटर्मिनेंट निकालो, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट निकालो, वो दोनों हमेशा सेम होने वाले हैं। अब ए की कोई पावर है, उसका ट्रांसपोज लो, या फिर ट्रांसपोज लेके पावर निकालो। पावर क्या है, बेसिकली ए है, ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर है ए इंटू ए क्यूब क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए, या फिर ए इंटू ए 4 क्या है, ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बोल लो, या फिर ए क्यूब इंटू ए बोल लो, या फिर ए इंटू ए बोल लो। अलग अलग तरीके, तुम्हें कैसे भी निकालने का मन हो वैसे निकालो। एक बार यहाँ पे 4 बार मल्टीप्लाई करो, या एक बार करो, 2 बार करो, वो तुम्हारी मर्जी है, कंप्लीटली अप टू यू। कैसे निकालते हो मल्टीप्लाई, वो तुम्हारी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करना मैं सिखा चुकी हूँ। कितना टिपिकल करना है, कितनी कैलकुलेशन इजी करनी है, वो सब जाता है आपके ऊपर, ठीक है। अच्छा चलो अब बात आती है, ठीक है, तो पहले मैं पावर कर लूं या फिर मैं ट्रांसपोज ले लूं और फिर पावर करूं। पहले पावर ले लूं फिर ट्रांसपोज करूं, या फिर ट्रांसपोज लेके फिर पावर एन लेके जाऊं, उसका आंसर मेरे पास हमेशा सेम आएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ए का ट्रांसपोज। जैसे अभी बोला कि ए बी का ट्रांसपोज जब लेते हैं तो वो रिवर्सल लॉ बन जाता है, ठीक है। बट जब a प्लस बी का ट्रांसपोज लेते हैं तो वो अलग अलग बन जाता है। a का ट्रांसपोज अलग बन जाता है, b का ट्रांसपोज अलग बन जाता है, एंड सेम इज द कंडीशन विद माइनस का। इफ यू वांट टू प्रूव, टेक एग्जांपल ऑफ a b लैम्डा के, जो आपको एग्जांपल लेना है आप प्रूव कीजिए, बट ऑन अ सीरियस नोट यू डोंट नीड देम, ठीक है। आपको ये प्रॉपर्टीज समझ आनी चाहिए कि बेसिकली ट्रांसपोज में हो क्या रहा है। भैया ट्रांसपोज में बेसिकली सिर्फ एक रोज और कॉलम इंटरचेंज ही तो हो रहे हैं। रोज ऑफ कॉलम इंटरचेंज होने से डिटरमिनेंट चेंज नहीं होता, ठीक है। पावर चाहे बढ़ा लो, उससे वो फर्क नहीं पड़ रहा। ए और बी ले रहे हो, ट्रांसपोज ले रहे हो, तो वो दोनों ऑपोजिट हो जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो याद करनी है, उसके बेसिस पर सारी प्रॉपर्टी, ये वाली प्रॉपर्टी इसके बेसिस पर है, ये वाली प्रॉपर्टी अभी आप ट्रेसेस में उसमें करके आए हो, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी अब आपको समझाई, डिटरमिनेंट जब आप समझोगे कि डिटरमिनेंट ये ट्रांसपोज लेने से डिटरमिनेंट पर फर्क नहीं पड़ता, ये वाली प्रॉपर्टी वहां से आ गई। ये वाली प्रॉपर्टी सेम यहाँ से आ गई कि भाई मल्टीप्लाई में ऑपोजिट होता है तो इसमें अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। अलग कुछ नहीं है, मैंने अभी बोला जितना सुंदर और प्यारा रिलेशनशिप तुम मैथ्स के साथ बनाओगे ना, उतने सुंदर नंबर तुमको ला के देगी, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी पंक्चुअल विद इट, ठीक है। प्रॉपर टाइम टू टाइम आप रिवाइज कर रहे हो चीजें, जो जो चीजें आपके दिमाग में बैठ रही हैं उतनी ही ज्यादा आपकी मदद होने वाली है आपके आने वाले एग्जाम में। ऑलराइट, और बच्चा आप टाइम नहीं है ज्यादा, सो वी हैव टू बी फोकस्ड राइट नाउ। ऑलराइट, तो ये था हमारा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब मैंने बात की डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो हम पूरे डिटर्मिनेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, बट क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है, बिकॉज वी हैव टू फाइंड मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो, वी हैव टू प्रूव अदर प्रॉपर्टीज ऑल्सो, एंड ऑल्सो वी हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए। तो उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, डिटर्मिनेंट को हम समझ रहे हैं कि डिटर्मिनेंट होता कैसे है। अब बड़े ध्यान से सुनो कि डिटर्मिनेंट कैसे निकाला जाता है। ये है मेरे पास 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स। पहले 2 क्रॉस 2 का निकाल रहे हैं, फिर 3 क्रॉस 3 का निकालेंगे। 4 क्रॉस 4 का आपके पास आएगा नहीं। बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालने में हम उसके ऑर्डर को रिड्यूस करते हैं। ये 2 क्रॉस 2 है, मैं इसको 1 क्रॉस 1 में ले आऊंगी। फाइनली सबको 1 क्रॉस 1 में लेके आना होता है। जब आप 3 क्रॉस 3 में जाओगे, पहले आप उसको 2 क्रॉस 2 बनाओगे, फिर आप उसको 1 क्रॉस 1 लेकर आओगे। फाइनली सारे उसको डिटर्मिनेंट एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट 1 क्रॉस 1 बन गई, ये 1 क्रॉस 1 ही तो है, एक सिंगल वैल्यू बन गई। तो बेसिकली डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम मैट्रिसेस को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। अब ये आता है, इसको क्या होता है, देखो ध्यान से सुनना। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, कर दिया एडी, सब्ट्रैक्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये तो बन गया 2 क्रॉस। बड़ा आसान सा था। दिक्कत आती है 3 क्रॉस 3 में। क्या दिक्कत आती है वो सुनो। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये बन गई मेरे पास एक 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स। अब ध्यान से सुनना, इसको ले लो पहले, इसको ले लो पहले,
ठीक है, और इसको काट दो, ये जिस रो में है जिस कॉलम में है उस पूरे को काट दो, बचा ये बन गया 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 3 को रिड्यूस कर दिया 2 क्रॉस 2 में, ये एलिमेंट आ गया इधर A11 मल्टीप्लाइड बाय इसको जैसे वो सॉल्व किया था 2 क्रॉस 2 वाला, यानी A22 A33 माइनस A32 A23। समझ आया? इज इट क्लियर? अब ले जाओ दूसरा रंग, ये रहा, ये हो गया। अब आ जाओ इधर, अब इसको काट दो और इसको काट दो, बचा कौन से? ये 4 एलिमेंट्स बच गए, है ना, ये 4 एलिमेंट बच गए। अब यहां आएंगे अल्टरनेट साइन, और ऊपर क्या लिया है? A12। कौन कौन से बच गए? ये दोनों, यानी A21 A33 माइनस A31 इंटू A23। इज इट फाइन? है ना, यानी क्या हो रहा है, जब हम डिटर्मिनेंट की बात करें तो मैंने पहले ये वाला एलिमेंट लिया, ये पूरा हट गया तो ये 2 क्रॉस 2 बन गई, फिर मैंने ये वाला एलिमेंट लिया, ये पूरा हट गया तो ये 2 क्रॉस 2 बन गई। अब मैं फाइनली लूंगी ये वाला एलिमेंट, तो ये कट गया और ये कट गया, बचे कौन से? ये दोनों। यानी अब अल्टरनेट में साइन आ रहा है, देख रहे हो, पहले माइनस आया था फिर प्लस आ रहा है, अल्टरनेट में साइन आ रहे हैं। यहाँ क्या बन गया? A13 मल्टीप्लाइड बाय A21 A32 minus A31 A22। This is the determinant of 3 cross 3 matrix. Is it clear? ये पूरा डिटर्मिनेंट निकाल के फाइनली बेसिकली मैंने पहले 3 क्रॉस 3 को 2 क्रॉस 2 में रिड्यूस किया एक एक करके, 2 क्रॉस 2, फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 1 क्रॉस 1 एक सिंगल वैल्यू का। इज इट क्लियर? डिटर्मिनेंट निकालना समझ आया कि किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकाल सकते हैं हम। कंडीशन आती है ये, डिटर्मिनेंट निकाला जाता है स्क्वायर मैट्रिक्स का। तो अभी हमने क्या पढ़ा? ट्रेस, ट्रांसपोज एंड द नेक्स्ट इज डिटर्मिनेंट, राइट? ओके, ट्रेस हम सिर्फ निकालते हैं किसका? स्क्वायर मैट्रिक्स का, है ना। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का निकालो, डिटर्मिनेंट स्क्वायर इट डजंट मैटर, और डिटर्मिनेंट रेक्टेंगुलर स्क्वायर, डिटर्मिनेंट हम सिर्फ निकाल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालने का अभी तक हमारे पास कोई फॉर्मूला है नहीं, साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, जिस दिन रिसर्च करेंगे हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस वाला कंसेप्ट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, दोबारा आई एम नॉट रिपीटिंग इट। क्या मतलब होता है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस? हर एक सिंगल एलिमेंट हर एक अपने के साथ ऐड हो जाता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। A11 B11 हो जाएगा, A21 B21 हो जाएगा, A22 B22 के साथ हो जाएगा, और A12 B12 के साथ हो जाएगा। ठीक है, एडिशन हो जाते हैं, इसमें कुछ अलग नहीं है, मैं ऑलरेडी आगे पहले भी थोड़ी देर पहले समझा चुकी हूँ इसको। नाउ आती हैं प्रॉपर्टीज। एडिशन की प्रॉपर्टीज आएंगी और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज आएंगी। यार देखो, यही हो रहा था ना, A11 प्लस B11, अब चाहे A प्लस B कर लो या फिर B प्लस A कर लो, कोई फर्क पड़ेगा? A11 प्लस B11 कर लो या फिर B11 प्लस A11 कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला ना। तो हेंस द मैट्रिक्स एडिशन ऑफ एनी मैट्रिसेस इज कम्यूटेटिव। 2 ले लो 3 ले लो, ठीक है। बात आती है ये, सेम वही चीज आ गई, A11 प्लस B11 प्लस C11, पहले इन दोनों को कर लो या फिर पहले इन दोनों को कर लो, कोई फर्क, कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही आते हैं, ये तो एडिशन वाली प्रॉपर्टीज ही आ रही हैं, है ना, इसमें तो कोई डिफरेंस आ ही नहीं रहा, तो एडिशन एसोसिएटिव भी होता है। अब बात आती है एडिटिव इनवर्स की। मैं इसमें भैया क्या ऐड करूं कि ये 0 बन जाए? मैं ना सिर्फ एक एलिमेंट लेके चल रही हूँ, बच्चे मैट्रिक्स से कंफ्यूज मत होना। इसमें मैं हर मैट्रिक्स का, जैसे A का ले रही हूँ, A प्लस B का ले रही हूँ, इस मैट्रिक्स का मैंने ना एक ही एलिमेंट लिया, या फिर इसकी बात कर लो A प्लस B प्लस C की, मैंने वो जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ना 1 1 वाला, सिर्फ वो वाला एलिमेंट लिया, बाकी एलिमेंट्स नहीं लिए, क्योंकि कंडीशन तो सेम ही होगी सबके साथ, है ना, अलग अलग हर एलिमेंट का हम कंसिडर करते होते हैं। अब यहाँ आता है एडिटिव इनवर्स। A11 फर्स्ट एलिमेंट है तो मैं इसके साथ इनवर्स की बात तो यही होती है ना, एडिशन में इनवर्स क्या होता है? 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 1। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे 0 बन रही है, मल्टीप्लिकेटिव में A इंटू B कुछ करेंगे तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बननी चाहिए, क्योंकि 1 आता है। तो सुनने वाली बात यह है, मैट्रिसेस में एडिटिव इनवर्स होती है 0 मैट्रिक्स। लिखो, नोट करो जल्दी। मैट्रिसेस में एडिटिव एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? 0 मैट्रिक्स।
और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ठीक है, जब भी हम इसकी बात कर रहे हैं तो इन मैट्रिक्स द एडिटिव आइडेंटिटी और द एडिटिव एलिमेंट इज जीरो मैट्रिक्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और द मल्टीप्लिकेटिव एलिमेंट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? तो अब क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स है तो यानी मैं अगर किसी एक मैट्रिक्स को, ए मैट्रिक्स को जीरो के इक्वल रख रही हूं तो इसका फर्स्ट एलिमेंट भी जीरो, इसका सेकंड एलिमेंट भी जीरो, इसका थर्ड, सारे एलिमेंट जीरो होने चाहिए, है ना? तो सेम फर्स्ट वाला एलिमेंट भी जीरो होगा। तो इसके साथ में कौन सी मैट्रिक्स जो है वो ऐड करूं कि वो जीरो बन जाए? -a11। कुछ समझ आ रहा है? कोई दिक्कत है ना? मैंने क्या बोला कि मैं इस एलिमेंट, इस मैट्रिक्स के साथ कौन सा ऐड कर दूं कि ये जीरो बन जाए? ए मैट्रिक्स के साथ कौन सी मैट्रिक्स ऐड कर दूं कि वो जीरो मैट्रिक्स बन जाए पूरी? अगर ये 3x3 है, ये भी 3x3 होगी और ये भी 3x3 होगी। अगर मुझे जीरो मैट्रिक्स बनानी ही है तो मुझे इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका फर्स्ट एलिमेंट ऐड करके जीरो बनना चाहिए, इसका सेकंड एलिमेंट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सारे के सारे एलिमेंट मिला के जीरो बनना चाहिए इंडिविजुअली। a11 प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो, b11, a22 प्लस b समथिंग इक्वल टू जीरो, a12 प्लस समथिंग इक्वल टू जीरो, वो होना चाहिए। तो यहाँ पे आंसर क्या आया? -a11, यानी ये चीज कि a का एडिटिव इनवर्स की जब हम बात करेंगे वो बनेगा -a, और मैट्रिक्स के एडिटिव एलिमेंट या एडिटिव आइडेंटिटी की बात करेंगे वो बनेगी जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ये, a प्लस बी इक्वल टू a प्लस सी है। मैं कोई भी एलिमेंट ले रही हूँ, a11 प्लस b11 इक्वल टू है a11 प्लस c11 के, यही बनेगा। फर्स्ट एलिमेंट ही ले रही हूँ सबके, ये दोनों सेम है तो बच्चा इन दोनों को तो सेम होना ही पड़ा होगा ना। 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस व्हाट? 3 के अलावा कुछ और हो सकता है एडिशन में? नहीं, तो इन दोनों को क्या होना पड़ेगा? इक्वल होना पड़ेगा, हेंस प्रूव्ड। अगर a का ऑर्डर m क्रॉस n है, b का ऑर्डर m क्रॉस n है, तो a प्लस b का ऑर्डर क्या बनेगा? पहली बात तो एडिशन होगी कब इनकी? ऐसे हो सकती है एडिशन चारों अलग हो? कभी नहीं हो सकती। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स इज ओनली पॉसिबल अगर वो सारी मैट्रिक्स m क्रॉस m की हो। 2 क्रॉस 2 की है, 2 क्रॉस 3 की है, तो दूसरी वाली भी 2 क्रॉस 3 की होनी चाहिए। ये क्यों होना चाहिए? बिकॉज एडिशन में होता क्या है, ये a है, ऐसे ही एक b मैट्रिक्स भी होगी सेम। मैं जब a प्लस बी कर रही हूं तो बेसिकली a प्लस बी हो क्या रहा है? a11 प्लस b11 हो रहा है, a21 प्लस b21 हो रहा है, a31 प्लस b31 हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे a12 प्लस b12, a13 प्लस a22 प्लस b22, a32 प्लस b32, यही चल रहा है। मैं बोल रही हूँ देखो, अगर इसकी 3 क्रॉस 3 थी, उसकी भी 3 क्रॉस 3 थी, तो इसकी भी तो 3 क्रॉस 3 बनेगी, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट के साथ ऐड होता है एडिशन में। ठीक है, तो अगर इसका m क्रॉस n है, इसका भी m क्रॉस n है, तो m क्रॉस n, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस ओनली पॉसिबल इफ ऑर्डर ऑफ बोथ मैट्रिसेस इज m क्रॉस n। नोट इट डाउन, इसको लिखो। मैट्रिसेस का एडिशन सिर्फ तब पॉसिबल हो पाता है, मैट्रिसेस का एडिशन सिर्फ तब पॉसिबल हो पाता है जब क्या हो? जब उन दोनों मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या हो? सेम हो। m क्रॉस m है तो m क्रॉस m ही होने चाहिए। ये मत बोलना कि m क्रॉस n में अगर 3 क्रॉस 2 6 आ रहा है तो 2 क्रॉस 3 भी 6 आता है, इन दोनों को ऐड कर दो। इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। इज इट क्लियर? 3 क्रॉस 3 है या 3 क्रॉस 2 है तो इस मैट्रिक्स का जो दूसरी मैट्रिक्स में ऐड कर रही हूं उसका ऑर्डर भी 3 क्रॉस 2 ही होना चाहिए। ऑलराइट, तभी वो दोनों मैट्रिसेस ऐड हो सकती हैं। एक कंडीशन और पढ़ लेते हैं कि दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई कब हो सकती हैं। मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन में कुछ प्रॉपर्टी रह गई है, आया नहीं है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ना अभी। ओके 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 तो ये सारी प्रॉपर्टीज हमने कर ली हैं। ठीक है, अभी तक हम वैसे मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन समझा चुकी हूँ, बट अभी मुझे ये समझाना है कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है। जैसे अभी हमने करा कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑर्डर ऑफ बोथ द मैट्रिसेस इज सेम।
ओके ओके, वेरी वेल। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। मैट्रिक्स क्या है? ये है, ये है मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के एलिमेंट तो बहुत अच्छे से लिख सकते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। a प्लस बी में किसी भी स्केलर को जब मैं अगर मल्टीप्लाई कर रही हूं, ठीक है, a ले लिया मैंने, b ले लिया मैंने, b11 आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं, मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, a प्लस बी क्या बनेगा? मैं अगर इधर a प्लस बी लिख दूं, इसके एलिमेंट को मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को, ये है b11, ये है b21, ये है b31, ये है b12, ये है b22, ये है b32, ये है b13, ये है b23 और ये है b33। ये a प्लस बी है, ठीक है। इसको साथ एक स्केलर मल्टीप्लाई कर लो। अब वो जो स्केलर मल्टीप्लाई होगा वो इसके साथ भी होगा, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं, ये रहा। अब ये जो k मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ होगा, इसके साथ भी होगा, ये मैंने लिख दिया k ऑफ a प्लस बी। इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा, है ना। तो बच्चा देखो, ये ka1, ka21, ka31, ka2, ka12, ka22, ये पूरी एक a मैट्रिक्स बन गई k के साथ। और फिर ये जो k b1 b1 ये k मल्टीप्लाई होंगे वो एक b मैट्रिक्स बन गई। प्रूफ हो गई ये चीज, है ना। ये जो मैट्रिक्स बनी है तो k बन गई ना, क्या बन गई? ka11, ka12, ka13, 21, 31, ये बन गई एक पूरी एक के ए मैट्रिक्स, ये बन गई पूरी के बी मैट्रिक्स। इन दोनों को ऐड करोगे तो यही बन जाएगी, हेंस प्रूव्ड। सेम चीज यहां पर है। अब इसकी जगह ये है, यही थी मैट्रिक्स। अब इसकी जगह यहां मल्टीप्लाई कर दो k1 प्लस k2, ठीक है। एक बार k1 a1 k1 a21 k1 सब मल्टीप्लाई होगी, एक k1 इंटू a बन गई, एक जब k2 इन सब के साथ मल्टीप्लाई होगा तो k2 इंटू a बन गई, सेकेंड वाली भी प्रूफ हो गई। सेम यहाँ पे है k1 इंटू मल्टीप्लाई, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, नथिंग इज डिफिकल्ट इन मैथ्स इफ यू कैन फाइंड अ रिलेशन बिटवीन ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। मैं अगेन एंड अगेन एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ, जितना स्ट्रॉन्ग आप रिलेशन बना पाएंगे ना एक चीज का दूसरी चीज के साथ इन मैथ्स में, उतना ही ज्यादा इजी रहेगा आपको समझना। अब यहाँ देखो, कुछ भी चीज ऐसा थी जो आपको रटना पड़े, इसमें रटना पड़े, एक भी चीज नहीं थी बेटा, नहीं थी, एक भी चीज ऐसी नहीं थी जो आपको रटनी पड़े। अगर आप उस डेफिनेशन का मतलब समझ गया ना, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर, अगर आप इस लाइन का मतलब समझ गया ना, तो यू डोंट हैव टू क्रैम एनीथिंग, रोट लर्निंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है। ऑलराइट, तो यहाँ पे क्या आ गया, k1 इंटू k2a, सेम चीज, एक बार k1 मल्टीप्लाई करके लिख लो, चाहे k1 को k2 से पहले कर लो, चाहे k2 को k1 से पहले कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, ऑर्डर में नहीं होता। मुझे पता था कुछ लोगों का, बच्चों का दिमाग चला गया होगा कि ऑर्डर में क्यों नहीं हो रहा। ऑर्डर को हम रोज और कॉलम बेसिकली डिफाइन करते हैं, यहाँ हम एक वैल्यू ले रहे हैं। 2 इंटू 3 भी 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, तो चाहे मैं पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ, चाहे मैं पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इज इट फाइन? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, माइनस के तो स्केलर है ना, माइनस को बाहर ले लो, के को बाहर ले लो, माइनस पूरे के को बाहर ले लो, ए के बाद के मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ नहीं कर रही मैं, यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 3 कर लो, ठीक है। ये मान लो कुछ भी एलिमेंट, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, के की वैल्यू 2 है, तो या तो 4 इंटू 2 कर लो या 2 इंटू 4 कर लो, कोई फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। माइनस का साइन बाहर ले लो, पूरे उसके बाहर ले लो, पूरे ना बाहर लो, मर्जी तुम्हारी। इज इट फाइन? समझ आया? कुछ भी था इसमें जो डिफिकल्ट लग रहा है आप लोगों को, प्लीज क्वेरी बॉक्स में बताइए मुझे, इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट, बिकॉज आई अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द बेस्ट सूटेबल वे कि आपको जिसे समझ आए। डीकैप में भी मैं बहुत डिटेल में पढ़ा रही हूँ अभी, ठीक है। तो आई डोंट हैव डाउट कि आप लोगों के कोई डाउट्स नहीं आने चाहिए, बट स्टिल इफ यू हैव डाउट्स, एक दो बार खुद से रिकॉल करो, पढ़ो चीजों को, एंड स्टिल इफ यू हैव देम प्लीज क्वेरी बॉक्स में लिखो जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं, ठीक है, ताकि मुझे पता चले दैट यू आर, मुझे पता चले कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोगों को कितना समझ आ रहा है, कितना नहीं समझ आ रहा है। और अगर कोई डाउट नहीं है ना, तो लिख ही दो, यही लिख दो कि यस मैम, लेसन कंप्लीटेड, नो डाउट्स,
इतना लिख सकते हैं आप लोग, इतना कर सकते हैं आप लोग, एंड यू हैव टू डू इट। ओके, जिस किसी ने भी ये लेक्चर कंप्लीट कर लिया है, यू हैव टू टेक्स्ट मी, यस मैम लेक्चर कंप्लीटेड, नो डाउट्स। जितने स्टूडेंट्स हैं मुझे सबके मैसेज आने चाहिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू टेक स्ट्रिक्ट एक्शंस अगेंस्ट यू राइट नाउ। ऑलराइट, तो जो भी है, आपने जैसे ही ये लेसन कंप्लीट किया है, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, ठीक है। जैसे ही आपने ये टॉपिक कंप्लीट किया है या रिकैप आप देख चुके हैं, उसके बाद आप सीधा मुझे क्वेरी बॉक्स में लिखेंगे कि हाँ लेसन कंप्लीटेड मैम एंड आई हैव नो डाउट्स एट ऑल। ऑलराइट, आई एम वेटिंग फॉर ऑल योर रिप्लाईज, ठीक है, मैं आपके मैसेज का वेट कर रही हूँ। ऑलराइट, ओके, तो ये चीजें हो गई, और हाँ अगर डाउट्स है तो भी लिखना ही है। हाँ हाँ, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, यहाँ आता है चीजें। सबसे पहली बात कि अच्छा चलो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, ये मैं ऑलरेडी आप लोगों को अभी बताया था मैंने कि मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस की कैसे की जाती है। दो मैट्रिसेस हैं, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है अभी हमने पढ़ा था, बट अभी स्टिल हम इसको पढ़ने वाले हैं डिटेल में। बट क्वेश्चन उससे पहले पता है क्या आता है, ये पढ़ने वाला है, ठीक है। इससे पहले क्वेश्चन ये आता है, ये मैट्रिसेस पॉसिबल कब है, ये मैट्रिसेस पॉसिबल तब है तब व्हेन द फर्स्ट, ऐसा इसमें कुछ नहीं है कि स्क्वायर ही होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर ही होनी चाहिए, कंडीशन सिर्फ इतनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो, एंड द फाइनल आंसर जो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई m क्रॉस p, यानी कि ये है 3 क्रॉस 2, ये है 2 क्रॉस 3, तो फाइनल मल्टीप्लाई करके एलिमेंट मेरे पास आएगा, मैट्रिक्स जो आएगी वो ऑर्डर होगी 3 क्रॉस 3 की, 3 3, और ये दोनों होने चाहिए सेम। ये कंसेप्ट समझ आया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो आप लोगों को आता है, उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत आप लोगों को तब है कि ये जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो पॉसिबल है कब, वो तब पॉसिबल है जब, नोट इट डाउन वेरी केयरफुली, सुनो और अच्छे से नोट करो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज पॉसिबल इफ number of column of first matrix is equal to number of rows of the second matrix and the final order of the matrix होगा m cross p, यानी फाइनल ऑर्डर क्या होगा, उसके रोज होंगे जितनी फर्स्ट मैट्रिक्स के रोज हैं, उसके कॉलम होंगे जितनी सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम है। इज इट क्लियर। और मल्टीप्लाई करना कैसे है अब वो और समझा देती हूँ कि मल्टीप्लाई कैसे किया जा रहा है, क्योंकि अभी तक पिछले में मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना सिखाया था। अब आपके दिमाग में कंफ्यूजन ये आ रहा होगा कि ये तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करें। सो फॉर दैट आई एम हियर यू गाइस, ओके, आई एम फॉर यू गाइस, आई एम हियर, जो भी है। हाँ, अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एलिमेंट कौन सा आएगा, ये कैसे आएगा, ये आएगा a11 b11 प्लस a12 इंटू b21, ठीक है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी ये क्या बन गया a21, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम यही तो होता है, ये वाला एलिमेंट क्या बन गया a21 b11 प्लस a22 b21, ठीक है। ये वाला थर्ड रो फर्स्ट कॉलम यानी a31 b11 प्लस a32 इंटू b21, ये बन गई फर्स्ट कॉलम पूरी। नाउ नेक्स्ट फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम यानी a12 एलिमेंट, a12 कौन सा होता है, ये वाला होता है, यानी अब ये वाला निकलेगा, कैसे निकलेगा a11 b12 प्लस a12 b22, एंड आई थिंक अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं क्या समझाना चाह रही। तो ऐसे ही आप किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। कंडीशन सिर्फ इतनी है कि फर्स्ट के जितने नंबर ऑफ कॉलम है सेकंड के उतने ही नंबर ऑफ रोज होने चाहिए, तभी उन दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज उन दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगी, तो a डॉट b हम नहीं निकाल सकते हैं और द आंसर विल बी नॉट डिफाइंड, ओके, क्योंकि कंडीशन ही यही है मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन निकालने की, द नंबर ऑफ कॉलम ऑफ द फर्स्ट रो शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकंड मैट्रिक्स। इज इट फाइन?
ये हो गया मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। अब बात आती है, जैसे अभी स्केलर की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी वैसे ही अभी मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, A into B is not equal to B into A always। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैं एक इंटू ए इंटू बी निकाल रही हूँ, एक ए बी इंटू ए निकाल रही हूँ, ये दोनों इक्वल नहीं होंगी। ऑफकोर्स सी बात है, ये दोनों कम्यूटेटिव तभी होंगी जब ये दोनों आपस में इक्वल है। फर्स्ट और लास्ट पॉइंट यही बोलता है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। द मल्टीप्लीकेशन ऑफ द मैट्रिसेस विल बी कम्यूटेटिव ओनली इफ ए बी इज इक्वल्स टू बी ए। ठीक है, अब बात क्या है, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे अभी हमने पढ़ा था, एडिशन इज कम्यूटेटिव। ए प्लस बी कर लो, बी प्लस ए कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट ए इंटू बी करोगे, बी इंटू ए करोगे, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। अब ये फर्क आपको कैसे दिखेगा, एग्जाम्पल लेके। एक एग्जाम्पल लो, ए का बी का, एक ए मैट्रिक्स तो एक बी मैट्रिक्स तो, एक बार ए इंटू बी निकालो, एक बार बी इंटू ए निकालो। ये आपको करने को इसलिए बोल रही हूँ, फर्स्ट थिंग आपको ये थ्योरम समझ आएगी। सेकंड थिंग, मल्टीप्लिकेशन जो भी मैंने सिखाया है टू मैट्रिसेस का, वो आप आराम से आप खुद से सॉल्व करना सीख पाएंगे, बिकॉज प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस काम आती है और कुछ काम नहीं आएगा। जितना भी आप यहाँ पे पढ़ लो, जितना भी मैं घुट्टी पिला लूँ आपको, तब तक आपको समझ नहीं आएगा, तब तक आपके इस छोटे से दिमाग में या बड़े से दिमाग में बातें तब तक नहीं घुसेंगी जब तक कि आप उसको प्रैक्टिस में नहीं लेकर आएंगे। ऑलराइट, पहली बार करने से ही कोई चीज समझ नहीं आती है ना, उसको रिपीट में करना पड़ता है, तब जाके चीजें समझ में आती हैं, स्पेशली मैथ्स में। ओके, रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले मैथ्स में प्रैक्टिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस एसोसिएटिव, ये बात है। देखो, हम इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, ये मत बोलना कि फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई, नहीं। उसमें हम बोल रहे हैं कि ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, नहीं होता। इसमें हम बोल रहे हैं कि चाहे मैं पहले बी सी को बी इंटू सी कर लूं या फिर ए इंटू बी कर लूं, फिर सी को मल्टीप्लाई करूं, एक ही बात होगी। ठीक है, चाहे मैं बी और सी वाली मैट्रिक्स को पहले मल्टीप्लाई करके फिर ए से कर लूं, या फिर ए इंटू बी को करके फिर सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूं, इट डजंट मैटर। ऑर्डर चेंज नहीं करना है, ए इंटू सी पहले नहीं करना है। ठीक है, पहले ए इंटू बी करना है, फिर बी इंटू सी करना है, या फिर पहले बी इंटू सी करना है, या फिर ए इंटू मल्टीप्लाई करना है। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नो। इससे तो आपने पूरा ऑर्डर चेंज कर दिया। क्या पता ये मैट्रिक्स डिफाइंड ही ना हो, क्या पता इसका कुछ जो जैसे अगर मान लो ये 2 क्रॉस, अच्छा चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। a इंटू बी इंटू सी था, ठीक है, ये 2 क्रॉस 3 की 3, ये 3 क्रॉस 2 की थी, ये फाइनल 2 क्रॉस 2 की बनेगी, ये 2 क्रॉस 4 की है। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, क्या a इंटू सी डायरेक्टली पॉसिबल है? 2 इंटू 3 2 क्रॉस 4 नहीं पॉसिबल है। ठीक है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं, आप मर्जी सिर्फ इतनी चला सकते हैं कि भैया पहले किसको मल्टीप्लाई करना है, इससे ज्यादा मर्जी आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, ये वाली तानाशाही आप नहीं चला सकते हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि भैया आप पहले इनको कर लो या फिर पहले इनको कर लो, लेकिन आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस इज डिस्ट्रीब्यूटिव। बी प्लस सी मैट्रिक्स है, उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करो, पहले ऐड करके मल्टीप्लाई करो, या फिर पहले मल्टीप्लाई कर। इनको बोलने का तरीका सुन रहे हो, मैं कैसे बोल रही हूँ? देखो, पहले ऐड कर लो और फिर ए से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर पहले ए से मल्टीप्लाई कर लो फिर उन दोनों को ऐड कर लो, आंसर सेम आएगा। तो एडिशन में हमने क्या पढ़ा भैया, कॉम्यूटेटिव भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, आइडेंटिटी भी निकाल लेते हैं, है ना। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में हमने क्या पढ़ा? मल्टीप्लिकेशन में पढ़ा कॉम्यूटेटिव नहीं होता, एसोसिएटिव होता है और डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। आइडेंटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के केस में हम जाएंगे इनवर्स में जब हम बात करेंगे, वो अभी हम यहाँ नहीं जा रहे हैं। ये हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव कब हुआ? जब a डॉट बी इज इक्वल्स टू b डॉट a होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। x इंटू वाई 0 है, ठीक है, x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है, x इंटू वाई 0 है, तो इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 0 कब आएगा? किसी ना एक किसी एक को 0 होना पड़ेगा या फिर दोनों को 0 होना पड़ेगा, यही पढ़ा है हमने आज तक। पर मैट्रिसेस के केस में ये ट्रू नहीं है। मैट्रिसेस के केस में दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट 0 तब भी आ सकता है जब दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हों। कोई एक 0 है तो चलेगा, तो 0 आना ही आना है।
दोनों जीरो हैं तो भी चलेगा, नो मैटर व्हाट, बट अगर दोनों नॉन जीरो मैट्रिसेस हैं then also the product of the matrices can be equal to zero. Let us have an example here. A into B निकालो बच्चों, ये निकाला 2 into 0 0 0 0 आ गया, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 आ गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, अच्छा ये 1 को इधर लिख लो, सॉरी, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 0 आ गया, ये वापस से 0 आ गया, यानी a इंटू बी 0 आ गया, बट नाइदर a इक्वल्स टू 0 नाइदर b इक्वल्स टू 0। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भैया दो मैट्रिसेस हैं a और b, इन दोनों का प्रोडक्ट या दो मैट्रिसेस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस विल गिव जीरो मैट्रिसेस इफ, कब कब देगा, a डॉट b इक्वल्स टू 0, पहली जब या तो a 0 हो, दूसरी b 0 हो, a भी 0 हो, b भी 0 हो, एंड वन केस ऑल्सो दैट a भी नॉन 0 हो, b भी नॉन 0 हो, बट इनका प्रोडक्ट स्टिल 0 आ सकता है। समझ आया आप लोगों को इतना? ठीक है, ये आ गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस तक का हमारा काम। अब बात आती है, ये कुछ एक दो प्रॉपर्टी है जो मुझे समझानी है, ठीक है। हाँ, अब स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस आएंगे, जो समझाने वाली बात है वो इतनी है अभी। ये देखो, पावर एंड इंडिसेस पढ़ा है ना आप लोगों ने, क्या होता है पावर, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, सेम बेस पावर क्या हो जाती है, ऐड, ठीक है। पावर पे पावर क्या होती है, मल्टीप्लाई, वही चीज। अगर आपको a टू द पावर 26 निकालना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं a 2 इंटू 30, a निकालो, सीधा 26 निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, आपको क्या करना है, आपको निकालना है 15 निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो, a इंटू 6 इंटू a इंटू 9, 6 + 9 15 होता है, सीधा 15 ना निकाल के सीधा ये निकाल लो। ये तब पता, ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये पता है कब काम आएंगी, तब आपका काम आएंगी जब वो a टू द पावर 50 का भी पूछ लेगा, या बहुत हाई हाई पावर वाली a पूछ लेगा ना, ये काफी अच्छी खासी हाई पावर पूछ लेगा, तब आपके ये काम आएंगी। अदरवाइज ये इतनी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बट हाँ पावर वाली प्रॉपर्टीज आ जाती है इसमें। ओके ओके, then is nilpotent matrices of index n. nil से हमें पता है 0, बस नल मैट्रिक्स पढ़ी थी हमने, जो जीरो मैट्रिक्स होती है उसको नल मैट्रिक्स बोला जाता है। nilpotent मैट्रिक्स होती है, मैं a की a 0 नहीं है, ठीक है, a स्क्वायर 0 नहीं है, a क्यूब भी 0 नहीं है, बट क्या किया, a टू द पावर 4 मल्टीप्लाई किया तो वो 0 आ गया, a को 4 बार मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। तो देन वी से a इज अ nilpotent मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 बिकॉज a टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 0। समझ आया है ना? अब देखो, आइडेम्पोटेंट और इनवॉलेंट्री। आइडेम्पोटेंट होता है a स्क्वायर वापस से a के इक्वल हो जाए, इनवॉलेंट्री होता है a स्क्वायर इक्वल टू i हो जाए। देखो एक बात सुनो, आइडेम और आइडेंटिटी, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे हो इसलिए बता रही हूँ, ये फंडा याद कर लो, ट्रिक याद कर लो जो आप चाहिए, यही हो सकता है। आइडेन में आइडेंटिटी नहीं आती, आइडेम में आइडेंटिटी नहीं आती, ए आता है। चॉइसेस तो दो ही हैं, तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए होगा या फिर ए स्क्वायर इक्वल टू आई होगा। ए कब होगा और आई कब होगा? आइडेम है, यहाँ आइडेंटिटी नहीं आती, जहां आइडेन नहीं आता वहां आइडेंटिटी आती है। समझ आया? मजा आया? दिस इज योर याद करने का तरीका, क्योंकि बच्चे, मैं खुद कंफ्यूज होती थी इसमें कि कहाँ ए आ रहा है, कहाँ आइडेंटिटी आएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ए कब आ रहा है या ए स्क्वायर इक्वल टू आई कब आ रहा है। उसको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने खुद के लिए ये फंडा बनाया था कि यहाँ आइडेंटिटी, दो ही ऑप्शन है, या तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए हो सकता है या आई हो सकता है। अब आई कब है? जब यहाँ आइडेंटिटी वाला आईडी आ रहा है ना, तो यहाँ आई नहीं है। जब आइडेंटिटी नहीं आ रहा है तो आई है, ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट चीजें ज्यादा अच्छे से याद रहती हैं, आई याद रहेंगी आपको, इसमें कभी डाउट नहीं आएगा, इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी कि आइडेंटिटी कब आ रहा है और ए कब आ रहा है। दो ही ऑप्शंस हैं, या तो आइडेंटिटी आएगी या ए मैट्रिक्स आएगी। अब उसमें भी आइडेंटिटी कब आई? जब आइडेंटिटी नहीं है। इसमें आइडेंटिटी नहीं है तो आइडेंटिटी आ गई, आइडेंटिटी है तो ए स्क्वायर इक्वल टू ए आ गया, आइडेंटिटी नहीं आया। ये याद करने का तरीका, फंडा, छोटा सा फंडा जो मैंने खुद के लिए बनाया था, आप लोगों का काम हो जाए तो वेल एंड गुड, वेरी गुड।
ओके अब बात आती है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर यानी नॉन जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जीरो तो सिंगुलर। याद करने पता है बेसिक बात क्या है? अगर आपने डेफिनेशन समझ ली ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। नॉन सिंगुलर में इसने खुद ने बताया है, ठीक है। सिंगुलर का हम जीरो बोलते हैं, ये अलग मैथ्स की एक लैंग्वेज है जहां हम बोलने जाते हैं, ये थोड़ा हाई लेवल हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट क्या मतलब है? नॉन सिंगुलर नॉन जीरो, सिंगुलर जीरो। आइडेंटिटी में आइडेंटिटी नहीं आएगी, इनवॉलेंट्री में आइडेंटिटी आ जाएगी। आइडेंपोटेंट में आइडेंटिटी नहीं आएगी यानी ए स्क्वायर इक्वल टू होगा, इनवॉलेंट्री में आइडेंटिटी आएगी यानी ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी होगा। ठीक है, आई होप कि ये चीज आपको याद रहेंगी एक्चुअली, आई सीरियसली होप दिस कि एग्जाम के टाइम पे आपको ये चीजें तब याद आएं कि हाँ हाँ मैम ने ऐसे बताया था, ये ट्रिक थी, ओके डन। ऐसा वाला मैं उम्मीद कर रही हूँ आप ऐसा, आई जस्ट विश कि ऐसा ही हो आप लोगों के साथ भी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? हमने ए निकालना सीख लिया, ये तो ए निकालना तो क्या होता है, ए मैट्रिक्स हमें पता है, उसका ट्रांसपोज हमें निकालना आता है। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी। अच्छा चलो अभी ऑर्थोगोनल, यूनिटरी आगे आएगी। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है जब ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट क्या होता है, वो इक्वल हो जाता है आइडेंटिटी के, या फिर मैं उल्टा भी मल्टीप्लाई कर लूँ वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाता है, तो उसको ऑर्थोगोनल बोलते हैं। ऑर्थोगोनल ना बोला ही जब हम कोनिक सेक्शन या कुछ भी करते हैं तो ऑर्थोगोनल 90 डिग्री को बोला जाता है, यहाँ पे आइडेंटिटी को बोला जा रहा है। ये इंटू ए ट्रांसपोज कभी भी आइडेंटिटी के इक्वल है, देन दैट मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज orthogonal matrix whenever A into A transpose is equals to identity. ओके फाइन, ये हो गए हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मतलब थोड़ा सा अच्छा सा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ए और ए ट्रांसपोज जब भी इक्वल आ जाए, ट्रांसपोज करो इसका, वापस से यही आ जाएगी। इसमें डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता। अब मैं बताती हूँ इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स डेफिनेशन। ए आई जे कैन बी एनी के आई इक्वल टू जे, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब है क्या यहाँ ना, A12 शुड बी इक्वल टू A21, A13 शुड बी इक्वल टू A31, A23 शुड बी इक्वल टू A32। ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए और ये वाला इसके इक्वल होना चाहिए, तभी ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। कभी भी हम ट्रांसपोज करते हैं, सिमेट्रिक में तो ट्रांसपोज का ही पंगा है, कभी भी हम सिमेट्रिक करते हैं तो उसका डायगोनल से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। जब भी हम उसका ट्रांसपोज कर रहे हैं, जब भी हम ट्रांसपोज करते हैं तो उसका डायगोनल एलिमेंट से लेना देना कोई नहीं होता। डायगोनल एलिमेंट कुछ भी हो, फर्क उसका आता है नॉन डायगोनल एलिमेंट से। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट में ये दोनों इक्वल हो गए, 3x3 में ये तीनों इक्वल हो गए कि ये वाला हो गया इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो वो मैट्रिक्स क्या होगी, वो मैट्रिक्स होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बट अगर ऐसा हुआ कि नेगेटिव वाला साइन बन रहा है, इधर माइनस आ जाना चाहिए, ऐसा कर लो, इसको क्या कर लो, यहां माइनस ले लो, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। अब ट्रांसपोज लो, ये इधर आ जाएंगे, फिर माइनस का साइन जब तुम कॉमन लोगे तो डायगोनल पे तो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज। जब भी ऐसा आए कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज है तो मेरे पास सिमेट्रिक है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ऑफ ए है तो मेरे पास स्क्यू सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। स्क्यू मतलब नेगेटिव, मैथ्स लैंग्वेज ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक बन गई। बात आती है इनकी, भैया अगर ए सिमेट्रिक है, अब इनको देखो करेंगे कैसे हम। ए सिमेट्रिक है का मतलब क्या है, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है। माइनस ए का मतलब क्या है, माइनस ए का मतलब है कि माइनस ए का ट्रांसपोज करो, क्या बनेगा, माइनस का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, माइनस तो माइनस ही रहेगा, ए का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या है, ए आ गया वापस से सिमेट्रिक। ऐसे ही आप सारी प्रूव करेंगे। जब भी ए सिमेट्रिक है तो माइनस ए सिमेट्रिक होगी, के ए का ट्रांसपोज लो, के का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, के तो एक स्केलर है, ये है एलिमेंट 2 है, इसका ट्रांसपोज भी तो 2 ही आएगा, तो ये वापस से के ए ट्रांसपोज बन गया, और ए क्योंकि सिमेट्रिक है तो के ए बन गया, दिस इक्वल टू दिस यानी ये पूरा ही है, ये पूरा यानी दिस इक्वल टू दिस आ गया, यानी ये भी सिमेट्रिक बन गया। अब मैं बताती हूँ ये वाली बात,
इससे सिमेट्रिक से आपको ये पता चलता है कि ये है और ये एक ही बात है। इनवर्स निकाल के ट्रांसपोज कर लो, ट्रांसपोज निकाल के इनवर्स कर लो, एक ही बात है। ये तो है ए इनवर्स के इक्वल, आ गया आंसर। मुझे सिमेट्री की तो चाहिए ए इनवर्स, तो मुझे ए इनवर्स का ट्रांसपोज वापस ए इनवर्स के इक्वल ही चाहिए था, आ गया सिमेट्रिक। क्योंकि इनवर्स तो इनवर्स ही है, ट्रांसपोज ए के इक्वल है क्योंकि ए सिमेट्रिक है। अब बात करते हैं ए ट्रांसपोज की। इसका ट्रांसपोज लो कंप्लीट, तो ये क्या बन गया ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये वापस से बन गया ए ट्रांसपोज इनटू ए। ठीक है, आ गया, हेंस प्रूफ्ड ए आल्सो सिमेट्रिक, हमेशा सिमेट्रिक बनेगा क्योंकि ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, ए के। ए किसके इक्वल है, ए ट्रांसपोज के। ये दोनों इक्वल आ गए, सिमेट्रिक। सिमिलरली ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज ले लो, ए प्लस बी के होल ट्रांसपोज वाली आइडेंटिटी लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, अलग अलग हो जाएंगे, ए आ जाएगा वापस। बहुत इजी है, लिटरली बहुत इजी है ये सारी आइडेंटिटी। अगर ये चीज समझ आ गई, अगर इसका यूज करना आ गया, ये चीज समझ आ गई, तो सिमेट्रिक भी प्रूफ हो जाएगा कि कौन कौन से सिमेट्रिक आने वाले हैं। इनको याद नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं करना है, समझना है। जितना ज्यादा समझा जा सकता है उतना ज्यादा, जितना ज्यादा समझा जा सकता है उतना ज्यादा समझने की कोशिश करनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है। ये मैं समझाऊंगी, क्यों समझाऊंगी सुनिए। ए अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए होगा, है ना। फर्स्ट देखो ए टू द पावर 2n, ठीक है। अभी हमने बात की थी ए टू द पावर n का ट्रांसपोज लिख लो या फिर ए ट्रांसपोज का होल n लिख लो, एक का ही बात है। अभी हमने पढ़ी थी ये बात। अब यहां पे मैं क्या बोल रही हूं, इसको मैं ये लिख सकती हूँ ए एन टू होल का ट्रांसपोज, है ना। इस 2 को बाहर ले जाते हैं तो बाहर ही रहने दो। ये क्या है, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ ए ट्रांसपोज का होल n की होल टू द पावर 2। चेंज ही किया है बस, अब मैंने वो बताया वो कर सकते हैं हम चेंज। हम प्रीवियस पीछे ट्रांसपोज में ये प्रॉपर्टी पढ़ के आए हैं। इसकी वैल्यू क्या है, माइनस ए टू द पावर n स्क्वायर। किसी का भी स्क्वायर ले लूं तो ये क्या बन जाएगा, ए टू एन। सिमेट्रिक आ गई। इसका ट्रांसपोज ही तो किया था मैंने फाइनली, वापस आ गया ए टू एन। स्क्वायर तो पॉजिटिव भी बन जाएगा और ए का स्क्वायर भी होगा। बेसिकली यही तो हो गया, -1 का स्क्वायर बन गया, ए टू द पावर 2n बन गया, ये तो पॉजिटिव आ गया, ए टू एन बन गया। लेकिन अगर इसके साथ एक और ए आ जाता बाहर, उसका जब मैं फाइनल ट्रांसपोज करती, वो फाइनल ट्रांसपोज तो माइनस ए निकल जाता, यानी ये स्क्यू सिमेट्रिक बन जाता। समझ आया, मैंने इरेज जल्दी कर दिया शायद। ठीक है, तो a टू द पावर 2n प्लस 1 स्क्यू सिमेट्रिक बनेगा। इसका जब मैं ट्रांसपोज करूंगी वो माइनस ए टू द पावर 2n प्लस 1 बनेगा। और अगर a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a, सीधी बात है यार, नेगेटिव आ रहा है ना, स्क्वायर कर दूंगी तो पॉजिटिव आएगा और क्यूब कर दूंगी तो नेगेटिव आएगा, वही चीज है। पावर इवन होगी तो 0, सॉरी पावर इवन होगी तो पॉजिटिव, पावर ऑड होगी तो नेगेटिव। कुछ भी नया था इसमें। k इंटू ए का ट्रांसपोज करोगे माइनस ए बन जाएगा, b ट्रांसपोज। थर्ड वाला देखो, फोर्थ वाला b ट्रांसपोज एवी का जब आप ट्रांसपोज लोगे तो अभी हमने ए बी सी वाला पढ़ा था, ये क्या बन जाएगा, b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ठीक है, b ट्रांसपोज क्या है, माइनस b, a ट्रांसपोज क्या है, माइनस a, b ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज क्या है, b। ये हमें b के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये b ट्रांसपोज बन गया, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस से ट्रांसपोज। अब ये क्या बन गया, माइनस b ट्रांसपोज a इंटू b के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है हमको, क्या ये और ये सेम आ गया, a ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस a आ गया, और वही स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं हमारे पास। फाइन, कुछ भी टाइम लग रहा है, कुछ भी मेहनत एफर्ट कुछ भी लग रहा है इनको प्रूव करने में। हाँ जी, तो अब ए और बी अगर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं तो हम दोनों के बारे में अब कुछ कुछ पढ़ने वाले हैं। क्योंकि उसने ए सिमेट्रिक दी है तो ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, और बी भी सिमेट्रिक दी है तो बी ट्रांसपोज बी के इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी मुझे दी है कि ए प्लस बी के बारे में बताओ। ए प्लस बी का ट्रांसपोज लो, ये क्या बन गया मुझे पता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज।
ए ट्रांसपोज उसने ए के इक्वल दिया है, बी ट्रांसपोज उसने बी के इक्वल दिया है, यानी इस पूरे ए का ट्रांसपोज वापस ए के इक्वल आ गया, हेंस ए प्लस बी एज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं सीधा प्रूव कर रही हूँ थर्ड प्रॉपर्टी, ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज चेक करना है मुझे, क्या आएगा। ठीक है, इसका ट्रांसपोज मुझे पता है ये अलग अलग हो जाते हैं, ए बी का होल ट्रांसपोज प्लस बी ए का होल ट्रांसपोज बन गया। ठीक है, फिर मुझे पता है कि रिवर्सल लॉ लगता है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, ये क्या बन गया, ये दिया हुआ है उसने बी, ये दिया हुआ है ए, प्लस ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है ए, इसको मैं कम्यूटेटिव होता है एडिशन, तो ये ए बी प्लस बी ए कम्यूटेटिव होता है, तो ये दोनों सेम आ गए, हेंस दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब आती है फोर्थ वाली प्रॉपर्टी, है ना, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी कब आती है, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी अब आती है, ए बी माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज। ठीक है, ये क्या बन गया, ए बी का होल ट्रांसपोज माइनस बी ए का होल ट्रांसपोज, फिर लगेगा रिवर्सल लॉ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये तो आ गए पूरे बी ए माइनस ए बी, चाहिए तो ये है ना, माइनस का साइन कॉमन लिया तो ये बन गया ए बी माइनस बी ए। एक आइडेंटिटी का ट्रांसपोज एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ इस मैट्रिक्स आ गया तो वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक। ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए, देन द मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। बात आती है ए बी को है, ये जो ए बी है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, उसने दिया हुआ है बी सिमेट्रिक बी, यानी अगर ये दोनों अब देखो देखो बोल क्या रहा है वो, इसको सिमेट्रिक होने के लिए इसको क्या होना चाहिए, ए बी बनना चाहिए ना, यानी ए बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए। पीछे हम पढ़ के आए थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव, यही तो है, अगर ए बी इक्वल टू बी हो तो ये एफ एंड एन एफ ओनली वाली कंडीशन नहीं बन गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव if and only if AB is a symmetric matrix। AB सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई, यानी AB इक्वल टू बी आ जाएगा। अब अगर आप पीछे पढ़ोगे तो वहां एक लाइन मैंने लिखी हुई है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव इफ AB इक्वल टू बी ए। यहां हम बोल रहे हैं कि AB सिमेट्रिक है तो AB इक्वल टू बी होना है। इफ एंड इफ वाली कंडीशन आ गई कि अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होना है तो ए बी को बी ए के इक्वल होना होगा, ए बी इक्वल टू बी ए है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव भी होगा और वो सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, ऐसी ही प्रॉपर्टीज समझनी है, ऐसी ही प्रॉपर्टीज प्रूव भी करनी है। ठीक है, इसके बाद आता है ए और बी दो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसी पिछली वाली की है वैसी ही ये वाली अब आप करेंगे। कैसे करेंगे, हमने अभी बोला है कि भैया स्क्यू सिमेट्रिक, उसने मुझे बोल दिया अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है यानी ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, बी स्क्यू सिमेट्रिक है यानी बी ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। ठीक है, तो ए प्लस बी के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, इसका ट्रांसपोज ले लो, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ये माइनस है ये माइनस बी, माइनस कॉमन ए प्लस बी, किसी एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए वो मैट्रिक्स आ गया तो वो क्या बन गया, स्क्यू सिमेट्रिक। अब एक बात मुझे बताओ, अगर आपको दो मैट्रिक्स कभी भी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक दी हुई हैं तो आप क्या इन चीजों को याद रखोगे, इन पांचों चारों प्रॉपर्टीज को आप कभी भी याद रखोगे, नहीं रखोगे ना, क्योंकि भैया आपको पता है कि सिमेट्रिक उसने बोल दी, सिमेट्रिक प्रूफ, सिमेट्रिक की एक ही कंडीशन होती है, ट्रांसपोज एक इक्वल आएगा, स्क्यू सिमेट्रिक दे दी तो उसकी भी एक ही कंडीशन होती है। अगर उसने सीधा वो मैट्रिक्स दी हुई है तो क्या आप इन प्रॉपर्टीज को रट्टा मारने का कोई तुक बनता है? तो आप लोगों को समझ आ रहा है कि आप लोगों को अब करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन क्लियर करनी है अपने इस दिमाग में, एक एक चीज की सिर्फ डेफिनेशन क्लियर, अगर डेफिनेशन क्लियर है तो यू आर डन, you are finished in the sense you clear your exam, you will clear your exam, ये तो फैक्ट है। ठीक है, पर उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी अभी। इज इट क्लियर? ओके, अगर ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए और सी एक कॉलम मैट्रिक्स है, ठीक है, सी ए सी, ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स है तो सॉरी, सी क्या बनेगी, m क्रॉस 1 वाली बनेगी, ये m क्रॉस 1 बन गई, इसको क्या बनना पड़ेगा, 1 क्रॉस 1 बनना पड़ेगा, स्क्यू सिमेट्रिक है, का ट्रांसपोज तो कुछ भी ले सकते हैं, नहीं जरूरी नहीं है, 1 क्रॉस कुछ की बननी पड़ेगी, और ये c कितने की होगी, ये तो ट्रांसपोज है, तो बेटा
सी ट्रांसपोज क्या बन गई 1 क्रॉस m, तो सी ट्रांसपोज क्या बन गई 1 क्रॉस m की, ठीक है। ये बन गई m क्रॉस समथिंग की, और इसको बनना है m क्रॉस 1 की, इसको बनना पड़ेगा m क्रॉस m की। ये बोल रहा है कि अगर ए का ट्रांसपोज कभी भी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई ना इसके बीच में, तो ये पूरी जो मैट्रिक्स है इस पूरी को जीरो मैट्रिक्स बनना पड़ेगा। समझ रहे हो बात, सुन रहे हो विनोद? सुनो, तो हम ये बोल रहे हैं कि सी ट्रांसपोज आएगा 1 क्रॉस m, ए आएगा m क्रॉस m, ये आएगा। मैं बोल रही हूँ कि इस पूरे का एक बार ले लो ट्रांसपोज, समझ तो आए कि ये बोल क्या रहा है। इस पूरे का जब मैंने ट्रांसपोज ले लिया, ये बन गया सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ठीक है। सी ट्रांसपोज माइनस ऑफ ए इंटू सी, ठीक है। सी बन गई, ये और ये क्या, सॉरी, ये और ये क्या बन गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन गई। पहली बात तो कि भैया ये बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बट इसमें याद करने वाला फैक्ट ये है कि जब आप इसको फाइनली मल्टीप्लाई करोगे ना, तो फाइनल आपके जो आंसर आएगा वो एक जीरो मैट्रिक्स आएगी। ये कॉलम मैट्रिक्स बन गई। कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, m क्रॉस 1 एक कॉलम है, कॉलम का ट्रांसपोज क्या बनेगा 1 क्रॉस m, तो ये 1 क्रॉस m बन गई। इसको m होना पड़ेगा, इसको भी m होना पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन एप्लीकेबल तो हो कि मल्टीप्लिकेशन हो भी रहा है, यानी पॉसिबल तो होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो ये फाइनली एक किसकी मैट्रिक्स बन जाएगी, ये बन जाएगी 1 क्रॉस m की, ठीक है। ये बन जाएगी फाइनली एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स बनेगी है, और वो ये बोल रहा है कि वो आंसर भी जीरो मैट्रिक्स बनेगा। इसका एग्जांपल लेना, समझ आ रहा है 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स कैसे बन रही है। 1 क्रॉस m m क्रॉस m, ये दोनों सेम हो गए, तो ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या बना 1 क्रॉस m का, और फाइनली इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं m क्रॉस 1 के साथ, ये दोनों सेम हो गई। फाइनल आंसर क्या आया 1 क्रॉस 1 की एक मैट्रिक्स बनेगी। और ये बोल रहा है कि सी ट्रांसपोज ए सी में, सी अगर कॉलम मैट्रिक्स है और ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो सी ट्रांसपोज ए सी मेरे पास क्या बनेगी, मेरे पास वो एक जीरो मैट्रिक्स बनेगी, एक एलिमेंट बनेगा और वो भी इक्वल टू जीरो आएगा। ऑलराइट, अब बात आती है यूनिटरी मैट्रिक्स। हमने अभी पढ़ा था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, याद है? ऑर्थोगोनल में क्या था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, ठीक है। डिटर्मिनेंट निकले तो डिटर्मिनेंट की भी एक ही बात है, कोई अलग नहीं होने वाली। ए ट्रांसपोज इक्वल टू, जैसे ही मैं इससे कॉम्प्लेक्स में आती हूँ, ये रियल की बात चल रही है, ठीक है। जैसे ही मैं कॉम्प्लेक्स में आती हूँ तो एक आ जाता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, एक टर्म आ जाती है। अभी तक तो मैं सिर्फ ट्रांसपोज ले रही थी, तो ए इंटू ए ट्रांसपोज क्या आ जाता था, आइडेंटिटी। जब मैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले रही हूं, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट कैसे लूंगी, जब मैं इसका कॉन्जुगेट लूंगी तो हम उसको डिनोट कर देते हैं इससे, ठीक है, ओके। कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज दो अलग अलग टर्म, अभी तक हम सिर्फ ट्रांसपोज कर रहे तो हम उसको सिर्फ टी लिख देते थे। अब हम जब कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हैं तो हम उसको थीटा लिख देते हैं, पूरे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को, ठीक है। मैं जब बोलूंगी ए ट्रांसपोज इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, रियल की बात हो रही है, पर अब मैं यहाँ कॉम्प्लेक्स आ गई, इसका कॉन्जुगेट निकालो। इसका जब मैं कॉन्जुगेट निकालूंगी तो ये क्या बनेगा, ये तो ऐसे कैसे ही रह जाएंगे, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, ये बन जाएगा 1 माइनस आयोटा, ठीक है। ओके, ये बन जाएगा। अब मैं क्या बोल रही हूँ, इसका अगर ट्रांसपोज कर दो, अब इसका ट्रांसपोज कैसे करोगे, ये बन गया 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा अपॉन 2। दिस इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट या कॉम्प्लेक्स ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। पहले कॉन्जुगेट निकाला, कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकाला। अगर कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और उसका ए मैट्रिक्स इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाता है, तो उस मैट्रिक्स को बोला जाता है यूनिटरी मैट्रिक्स। अगर वो मैट्रिक्स रियल की होगी तो सिर्फ ट्रांसपोज निकाला जाएगा, देन ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू आइडेंटिटी। अदरवाइज अगर वो यूनिटरी मैट्रिक्स की बात करता है, तो यूनिटरी मैट्रिक्स में कॉम्प्लेक्स नंबर्स भी आ जाते हैं, तो यूनिटरी मैट्रिक्स में क्या बोला जाता है, ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी, जहां पे इस थीटा का मतलब होता है कॉन्जुगेट भी निकालो और ट्रांसपोज भी निकालो, दोनों में से पहला कुछ भी निकालो, इट्स कंप्लीटली योर विश, ठीक है। आप पहले ट्रांसपोज निकालो उस मैट्रिक्स का, फिर कॉन्जुगेट निकालो, या फिर पहले कॉन्जुगेट निकालो फिर ट्रांसपोज निकालो, इट इज कंप्लीटली अप टू यू, ठीक है। ओके, ये चीज समझ आ गई यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है।
नेक्स्ट आता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स में ए थीटा इज इक्वल टू ए, यानी ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज अगर वापस से ए के इक्वल आ जाए, जैसे लेट अस टेक एन एग्जांपल 1 2 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। इसका सबसे पहले तो ले लो कॉन्जुगेट। सबसे पहले जब मैंने कॉन्जुगेट लिया तो ये बन गया, ये बन गया माइनस आयोटा, ये बन गया आयोटा। फिर इसका ले लो ट्रांसपोज, ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज, जो अब फाइनल कहलाया जाएगा ए थीटा। ये क्या बन गया, ये बन गया 1 माइनस आयोटा आयोटा 2। क्या ये वाली मैट्रिक्स और ये वाली मैट्रिक्स सेम है? सेम है। हेंस दिस मैट्रिक्स इज कॉल्ड एज हर्मिशियन मैट्रिक्स। याद करने वाली बात ये है कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में डायगोनल के एलिमेंट्स ऑलवेज रियल होंगे। क्यों होंगे? एक बात सोचो, जब मैं कॉम्प्लेक्स लूंगी तो यहाँ पे अगर 1 प्लस आयोटा समथिंग हो जाता, ये 1 माइनस हो जाता है ना, तो क्या ये कभी भी सेम आ पाते? यहाँ भी माइनस हो जाता, तो मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। इसीलिए हर्मिशियन, नोट इट डाउन, कि हर्मिशियन मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा रियल होते हैं। स्क्यू हर्मिशियन में डायगोनल के एलिमेंट्स आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी होते हैं। राइट इट डाउन। इन हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, ठीक है, प्योरली रियल। इन स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट्स आर आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी। सिर्फ डायगोनल की बात कर रहे हैं सॉरी, सिर्फ डायगोनल की बात कर रहे हैं, नॉन डायगोनल की हम कोई बात नहीं कर रहे हैं। इज इट फाइन? ओके। तो स्क्यू हर्मिशियन क्या हो गया? जब ए थीटा इक्वल टू माइनस ए, इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिख सकती हूँ, ए कॉन्जुगेट का होल ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए ऑफ अब आप चाहे ये निकाल लो पहले या फिर ये निकाल लो पहले, ये आपकी मर्जी है, पर वो आना माइनस ए के इक्वल ही चाहिए फॉर स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ये चीजें समझ आई? ये देखो, एवरी डायगोनल एलिमेंट ऑफ हर्मिशियन, मैंने रीजन भी बताया आपको कि क्यों होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट हर्मिशियन मैट्रिक्स के रियल क्यों होने चाहिए, या फिर स्क्यू हर्मिशियन के आइदर जीरो और प्योरली इमेजिनरी क्यों होने चाहिए, मैंने भी आपको समझाया। क्योंकि अगर डायगोनल एलिमेंट उसके इमेजिनरी बन गए तो वो कॉन्जुगेट निकाल के जो मैं ट्रांसपोज करूंगी वो हर्मिशियन कभी भी नहीं बन पाएगा, ठीक है। ओवर रियल नंबर्स हर्मिशियन मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात बताओ, हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोला था? ए थीटा इक्वल टू ए बोला था, बेसिकली ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल टू ए बोला था। रियल में जब भी रियल नंबर होते हैं, मैं 1 का कॉन्जुगेट निकालूं 1 ही तो बनेगा, 2 का कॉन्जुगेट निकालूं 2 ही बनेगा, तो ये तो बेसिकली ए ही बन गया ना। तो बेसिक बन के गया, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए बन गया फाइनली। और ये क्या होती है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यानी जब भी आप रियल में हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हो, देन वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट सिमेट्रिक मैट्रिसेस। इज इट फाइन? रियल में आप जब भी हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात करते हो, क्योंकि कॉन्जुगेट तो सेम ही होता है रियल में नंबर्स का, कोई फर्क नहीं आने वाला है, तो रियल में जब भी आप बात करते हो हर्मिशियन की, वो होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और रियल में जब भी आप बात करते हो स्क्यू हर्मिशियन की, वो होती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये चारों पॉइंट समझ आए? बहुत क्लियरली समझ आए? इनमें कोई डाउट? और अगर कोई डाउट नहीं है तो यू स्टिल हैव टू राइट मैम लेसन कंप्लीटेड, नो डाउट्स। ओके, आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस गाइज। अब मैं अब वेट कर रही हूँ मैसेज का कि हाँ फाइनली मेरे पास कोई डाउट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आती हैं दिमाग वाली बातें जो हम धीरे धीरे प्रूव करना सीखेंगे। दिमाग प्रूफ करना नहीं, बातों को प्रूफ करना। एडजॉइंट होता है, देखो ध्यान से सुनो, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर, और कोफैक्टर निकाला जाता है माइनर से। अब ये क्या पंगा है? व्हाट इज दिस पंगा? इज द ये है माइनर निकालेंगे सबसे पहले। व्हाट इज माइनर? माइनर होते हैं, डिटर्मिनेंट में निकाल रहे थे, क्या निकाल रहे थे डिटर्मिनेंट में? ये है। इसका माइनर कैसे निकलेगा? ऐसे निकलेगा, जो यहां से नंबर आएगा, माइनर निकालना है, ठीक है। इसका माइनर निकालें। 1 का माइनर कैसे निकलेगा? 9 5 45 माइनस 48 माइनस 3 आ गया माइनर, ठीक है। इसका माइनर कैसे निकलेगा? 9 1 9 माइनस 21। यार कैलकुलेशंस बड़ी बन जाएंगी ना, मुझे कैलकुलेशन बड़ी बनाने का कोई शौक नहीं है, तो आई एम टेकिंग इट वेरी इजी। 1 2 3 2 1 3 4 2 1, तो सिमेट्रिक तो नहीं बनी ना? हाँ ठीक है,
और 0 बन रही है क्या? ये 0 भी नहीं बन रही है। माइनर निकालो, सबसे पहले 1 का मान निकालो, तो 1 का क्या बनेगा? 1 -6 -5। 2 का निकालो, सेम कंडीशन जो आप वहां यूज कर रहे हो, ये और ये, 2 -6 -4। इधर से निकालो 6 -3 यानी 3। माइनस निकालने समझ आए क्या? माइनस कैसे निकाल रहे हैं? कुछ तोप वाला काम कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस माइनस निकालने के लिए स्पेशली इतना ही कर रहे हैं जो हम मैट्रिसेस में करते हैं। क्या करते हैं हम? इसको पहले काट देते हैं, है ना, इसके बाद में जो भी 2 क्रॉस 2 बची है उसकी वैल्यू निकालते हैं। सेम वही काम कर रहे हैं, वही उसका माइनर होता है बेसिकली। ठीक है, तो जब मैं इसका निकालूंगी, ये क्या बन गया? ये कैंसिल हो गया, 2 -4 3 12 -10। ठीक है, जब मैं इस वाले एलिमेंट का निकालूंगी तो ये क्या बन गया? 1 -12 -11। इसका निकालूंगी तो 3 -6 -3। राइट, ऐसे करके आप इसका भी निकाल ही लेते हैं एक बार। डोंट चेक द कैलकुलेशंस। ठीक है, 4 -4 0, 2 -8 -6, और यहाँ 1 -4 -3। ये बन गया, मान लो किसी का एडजॉइंट ये आ गया। ठीक है, ये किसी का कोफैक्टर आ गए, ये माइनर्स आ गए। नाउ व्हाट इज कोफैक्टर? कोफैक्टर क्या होता है? -1 to the power i + j। कोफैक्टर में बस ये करना होता है, माइनर आ गए हैं ये, -1 की पावर i + j सबके साथ मल्टीप्लाई करो। अब i + j क्या है? इसमें i + i क्या है? 1 1 + 1 2, यानी यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। ये पॉजिटिव का पॉजिटिव, ये नेगेटिव का नेगेटिव ही रहेगा। ठीक है, यहाँ क्या बनेगा? -1 to the power 2 + 1 3 ऐड होगा, -1 का क्यूब माइनस होता है, यानी ये बन गया फाइनल में प्लस। ठीक है, यहां कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये क्या बन जाएगा? 3 + 1 4 बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा? 2 + 1 3 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस। यहाँ बन जाएगा 2 + 2 4, सेम रहेगा। यहाँ बन जाएगा माइनस का, तो ये बन जाएगा फिर से प्लस। यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ फिर से माइनस बन जाएगा, यहाँ प्लस, और यहाँ कोई चेंज नहीं आएगा। क्या ये चीज समझ आ रही है? क्योंकि 1 + 2 ये सारे अल्टरनेटिव है। -1 to the power जब भी ऑड होगी वो प्लस बन जाए, जब भी ऑड होगी वो -1 बन जाएगा, जब भी इवन होगी वो 1 बन जाएगा। जब भी ऐड करके i + j ऐड करके इवन बन रहा है तो पावर जो साइन है वो सेम रहेगा। जब भी ऑड बन रहा है साइन उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि -1 to the power अगर ऑड आ रही है तो आंसर भी यहाँ पे ऑड ही आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई? एडजॉइंट क्या होता है? ये निकल गए मेरे पास कोफैक्टर। अब इसका निकाल दो ट्रांसपोज। स्टेप समझ आया? सबसे पहला स्टेप था माइनर निकालो। ठीक है, दूसरा स्टेप था -1 to the power i + j निकाल के कोफैक्टर निकालो। फिर स्टेप था कोफैक्टर का निकाल दो ट्रांसपोज। और ये स्टेप निकले हैं हमारे पास एडजॉइंट निकालने के। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट जब निकालना है तो सबसे पहले तो हर एक एलिमेंट का माइनर निकालो। माइनर निकालने के बाद उस माइनर को मल्टीप्लाई करो -1 to the power i + j के जैसे, उसके बाद वो कोफैक्टर निकल जाएगा, और उस कोफैक्टर जो मैट्रिक्स आई है कोफैक्टर वाली, उसका ट्रांसपोज निकाल दो। वी विल गेट आवर एडजॉइंट ऑफ द मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? ये चीज समझ आई आप लोगों को? घुसी कुछ दिमाग में? ठीक है, उसको हम बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। अब आ जाओ यहाँ पे, और ध्यान दो बिल्कुल कि हो क्या रहा है। इस प्रॉपर्टी को करो याद। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी कि भैया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू in। ये चीज मैं प्रूफ नहीं करूंगी यहाँ पे, ये चीज एक्चुअली ये एग्जाम्पल से प्रूफ होती है, नहीं है। अब एक चीज के लिए, अभी ए के लिए याद रखो, ए इनवर्स क्या होता है? ए इनवर्स होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये होता है इनवर्स। यानी इनवर्स निकालने के लिए आपको डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना पड़ेगा, और एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। ठीक है, जब भी आपको ए इनवर्स निकालना है तो ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इसको तो एक बार के लिए याद कर लो, एक बेसिकली ये फॉर्मूला भी है, इसको याद ही करना है। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे। अगर आपको फर्स्ट वाली याद है या समझ आ गई है, बाकी के वाली आप खुद प्रूव कर सकती हैं। वो कैसे करेंगी ये देखिए, थर्ड प्रॉपर्टी आते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी में है कि ए का ट्रांसपोज ले लो पहले, या फिर पूरा एडजॉइंट निकालने के बाद ट्रांसपोज ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द आंसर इज गोइंग टू बी सेम। मैं आती हूँ थर्ड प्रॉपर्टी में। इसको प्रूव करना है इससे। डिटर्मिनेंट ले लो दोनों साइड। ठीक है,
ये क्या बन गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ, अब एक बात सुनो, ये याद है, मैंने अगर c टू द पावर i या c टू द पावर a, c a का कुछ भी डिटर्मिनेंट निकाला तो ये बन जाएगा c टू द पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a। ये याद है आप लोगों को? क्यों याद है ये? जब भी मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और मैं इसके साथ कोई भी k मल्टीप्लाई कर रही हूँ, वो इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जब मैं डिटर्मिनेंट निकालूंगी तो वो डिटर्मिनेंट में भी तो इन सबके साथ मल्टीप्लाई है ही, जो डिटर्मिनेंट निकालना सीखा था हमने। तो अगर ये डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई, कितनी बार मल्टीप्लाई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, यानी जितने मेरे पास, एक यहां से कॉमन निकाल लूं, एक यहां से कॉमन निकाल लूं, एक यहां से कॉमन निकालूं, तो कितनी बार है, n बार। जितनी बार भी, जितने की भी मैट्रिसेस है उतनी बार ही वो n बाहर निकल जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम डिटर्मिनेंट में भी करने वाले हैं कॉमन, पर अभी के लिए क्योंकि ये मुझे प्रूव करानी है, वैसे मुझे प्रूव कराने का कोई इरादा नहीं था, बट जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ कि हाँ ये चीज आप भूलो ना कभी, कि ताकि आपको उस टाइम पे समझ आ जाए कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो अब इसके लिए कांस्टेंट क्या है, ये तो ये बन गया मॉड ए टू द पावर n, यानी एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या बन गया, एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट बन गया ए टू द पावर n माइनस 1, ये उधर चला गया n माइनस 1। यही चीज है, कोई भी दिक्कत आपको? मैं दोबारा बताती हूँ, ये तो एक फॉर्मूला है जो हमारे पास अभी के लिए है। ठीक है, जब भी मैं किसी कांस्टेंट टर्म को ए से मल्टीप्लाई करती हूँ, फिर मैं उस मैट्रिक्स का पूरा डिटर्मिनेंट निकालती हूँ, तो वो मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या आता है, ये बनता है। मैं अगर इस पूरे का डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ ना, सी ए मेरे पास n क्रॉस n है, तो ये सी कितनी बार मल्टीप्लाई होता है, एक रो से बाहर निकालूंगी, एक कॉलम से बाहर निकालूंगी, दूसरी रो से निकालूंगी, तीसरी रो से निकालूंगी, तो कितनी बार निकलेगा, जितनी बार मेरे पास n है, ठीक है, उतनी बार वो बाहर निकलेगा। ये डिटर्मिनेंट में हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, बट अभी के लिए ये है कि भाई यहाँ मैंने जैसे अभी आपको समझाया कि 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 3 है, 2 क्रॉस 4 है, ऐसा कुछ है, या इसको 5 ले लो, तो मैं ना यहाँ से ये निकाल सकती हूँ, ये कोई भी एलिमेंट ले लो नीचे के, तो मैं यहाँ से पूरे से एक 2 निकाल सकती हूँ, यहाँ से पूरे से एक 2 निकाल सकती हूँ, यहाँ से पूरे से एक 2 निकाल सकती हूँ, क्या अगर 2 कॉमन आ रहे तो, लेकिन वो पूरी की पूरी कॉलम से बाहर निकलना चाहिए या फिर पूरी की पूरी रो से बाहर निकलना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि किसी एक एलिमेंट से बाहर निकाल दिया, नहीं। ठीक है, तो अब जब मेरे ये आया कि c किसके से मल्टीप्लाई होगा, c तो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो जब मुझे कॉमन निकालना है बाहर, तो एक बार c मैं इससे निकाल सकती हूँ, एक बार c इससे निकाल दिया, एक बार c इससे निकाल दिया। कितनी बार निकाल सकती हूँ, जितनी बार वो n क्रॉस n है, या जितनी बार वो n है, जितनी बार उसकी रोज है या जितनी बार कॉलम है। बात हम कर रहे हैं इनवर्स स्क्वायर मैट्रिक्स का, निकाला जाता है तो स्क्वायर मैट्रिक्स में n क्रॉस n तो सेम ही होने वाला है ना, तो जितनी बार भी ये n है, जितनी भी उसके पास रोज है या जितनी भी उसके पास कॉलम है, मैं उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये चीज यहाँ पर आ गई कि हाँ, क्योंकि ये तो एक कांस्टेंट बन गया ना, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट तो एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, ये तो एक कांस्टेंट ही बन गया। अब कांस्टेंट बन गया तो ये कितनी बार मल्टीप्लाई हो गया, अब a टू द पावर n आ गया। और आइडेंटिटी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 होगा, है ना, 1 1 1 1 1, फाइनल का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो 1 ही आएगा हमेशा। ओके, थर्ड प्रॉपर्टी समझ आई। अब बात आती है फोर्थ प्रॉपर्टी। ये है, ये था ए टू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये था रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट ए, इतना कर दो एंड यू विल गेट योर प्रूफ, यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, जब आप ए को एडजॉइंट ए से करोगे तो ये क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, और यहां भी प्रूव करो, यहां भी करो, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट आ गया ये, समझ आया, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट क्या आ गया ये, अलग से बात उसमें कुछ है नहीं। अब हमने क्या बोल दिया कि भैया आप चाहे एडजॉइंट की वैल्यू भी निकालो, बट हाँ ठीक है, रिप्लेस ए बाय एडजॉइंट, ये स्टेप याद रखो एंड यू विल गेट योर प्रूफ। ठीक है, बट अगेन आई एम रिपीटिंग गाइज, प्रूफ की आपको कतई आवश्यकता नहीं है, 1% भी नहीं है, तो आगे की तो दूर की बात है। ठीक है, ये प्रूफ्स की आपको 1% भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल आप लोगों को जरूरत लगे तो यू कैन टेल मी, आई गिव यू ऑल योर प्रूफ्स इन रिटन टू यू, बट स्टिल आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है इन प्रूफ्स को करने की।
बस आप लोगों को ये प्रॉपर्टी ये याद हो गई तो आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी क्या करना है। इसमें रिप्लेस कर दीजिए, इसमें भी जो आपका यहाँ निकलेगा बस इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, अलग कुछ नहीं है। सॉरी, ठीक है, अलग कुछ नहीं है। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें बस आपको ये करना है कि भैया एडजॉइंट ए को, ओह माय गॉड सॉरी, एडजॉइंट ए को ए को एडजॉइंट ए से रिप्लेस कर देना, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है जो आप यहाँ प्रॉपर्टी करेंगे, डिटर्मिनेंट ले लेना दोनों साइड। डिटर्मिनेंट लेने के बाद आपको पता चलेगा ये वाली चीज, इसका डिटर्मिनेंट लेंगी तो ये बन जाएगा एडजॉइंट। जब आप इसका डिटर्मिनेंट लेंगी, मान लो आपने ये ले लिया एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ए का, इसका होल का डिटर्मिनेंट ले लिया, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट, ये पूरा एडजॉइंट है, ये पूरा ए मान लिया। इसका डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए टू द पावर n माइनस 1। और वैसे एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 1 टू द होल पावर n माइनस 1। आंसर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n माइनस 2। समझ आया, वही चीज है यहाँ पे, और कुछ अलग है, कुछ भी अलग नहीं है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इट इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। ये चीज हमने प्रूफ अभी आया ना, डिटर्मिनेंट ऑफ n माइनस 1 का होल स्क्वायर भी हमने प्रूफ किया। एडजॉइंट ऑफ ए बी, रिवर्सल लॉ याद रखना, मैट्रिक्स में मोस्टली रिवर्सल लॉ ही काम आता है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एडजॉइंट मैट्रिसेस, इनवर्स मैट्रिक्स। याद, मैंने एक सुंदर सी फोटो लगाई, ए कोई भी 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप बात आपके समझने वाली, ये फोटो लगाई क्यों वो देखो, ये कोई भी मैट्रिक्स है ए बी सी डी, इसका एडजॉइंट देख रहे हो ध्यान से, एक बार बहुत ध्यान से देखो। जब भी 2x2 मैट्रिक्स है उसका एडजॉइंट क्या है, डायगोनल हो जाएंगे उल्टे, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनमें हो जाएगा साइन चेंज। यानी मुझे ए दिया हुआ है 1 2 3 4, तो मुझे उसका सीधा अगर एडजॉइंट ए निकालना है तो मैं क्या करूंगी, ये हो गए उल्टे, ये हो गए -2 -3, सीधा एडजॉइंट निकाल दिया, सीधा डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट तो निकालना है, 4 -6 -2, आंसर आ गया 1/-2, और ये पूरा इनवर्स निकाल दिया मैंने सीधा। इसलिए मैंने ये लगाई फोटो कि ये इसकी जरूरत क्यों है आप लोगों को। दिस इज अ शॉर्ट, दिस इज अ टिप एंड ट्रिक, छोटा मोटा ट्रिक। क्या ट्रिक है कि जब भी 2x2 मैट्रिक्स है तो आपको अगर एडजॉइंट निकालना है, क्योंकि इनवर्स तो आप निकाल सकते हैं, जब भी आपको एडजॉइंट निकालना है तो आपको फर्स्ट थिंग क्या याद रखनी है, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू लर्न इज डायगोनल्स इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। एक चीज तो ये है कि हाँ डायगोनल इंटरचेंज हो जाएंगे, एंड सेकेंड थिंग इज कि आपके पास ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स के साइन चेंज हो जाएंगे। साइन चेंज हो जाएंगे, बस इतना से डिफरेंट आएगा जब आपको 2x2। बेटा 3x3 के लिए कोई ट्रिक नहीं है, मुझे पता था, मुझे पता है कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि जैसे 2x2 की ट्रिक मिल गई वैसे 3x3 की मिल जाएगी, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। 3x3 की ऐसी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है और ना ही बन सकती है, क्योंकि वो काफी टिपिकल सा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग अलग नहीं आते ना। उसमें मैं जब इसका निकालूंगी तो बाकी के यहाँ पे 4 एलिमेंट्स का आएगा तो वो कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, इसलिए उसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। लेकिन 2 की शॉर्ट ट्रिक है, और इसका ए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये नॉन जीरो, अगर यही जीरो हो गया तो इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इज इट फाइन। 3x3 का इनवर्स अब आपको निकालना है, कैसे निकालना है बहुत अच्छे से जानते हैं आप। पहले आप एडजॉइंट ए निकालेंगे, फिर आप उसको डिटर्मिनेंट से डिवाइड करेंगे और आप ए का इनवर्स निकालेंगे। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द इनवर्स ऑफ एनी मैट्रिक्स। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है। अब बताइए ये, यार बात सही है ना, मैंने अभी बताया ए इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये एग्जिस्ट कब करेगा, जब ये नॉन जीरो होगा। अगर यही जीरो हो गया तो दिक्कत आ गई ना, और अगर ये नॉन जीरो होता है तब हम क्या बोलते हैं कि ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, है ना। इनवर्स ऑफ ए एग्जिस्ट ओनली इफ ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर सिंगुलर होगी तो गड़बड़ा जाएगी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स अपॉन 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बच्चा कुछ नहीं है, आप बस ये जाइए कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन होता है, ठीक है। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए तो बेसिकली अब मुझे इनवर्स की वैल्यू चाहिए, और ए इनवर्स क्या होता है,
एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब मैं एडजॉइंट ऑफ ए पे जा रही हूँ तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए अपॉन ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। कैंसिल, बेसिकली ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करे डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट। आंसर, कोई दिक्कत? एक बात और सोच रहे ना, इसका मतलब ये नहीं है कि ए इनवर्स को आप 1 अपॉन ए से निकाल सकते हो, डिटर्मिनेंट होगा वो। समझ आ रही है बात? डिटर्मिनेंट लेना है दोनों तरफ, सिर्फ डिटर्मिनेंट की बात हो रही है। ये ट्रू नहीं है, हाँ ये ट्रू नहीं है कि भैया वो चीज कैसे हो रही है, दिस इज ओनली अबाउट डिटर्मिनेंट। आप ये नहीं बोलोगे कि जैसे हम बोलते हैं ना 2 का इनवर्स 1 अपॉन 2 लिख दो, नहीं, ये पूरी मैट्रिक्स और इसका पूरा इनवर्स का फॉर्मूला है, ये गलती कभी भी मत कर देना। ए बी का होल इनवर्स, अगेन रिवर्सल लॉ आ गया, देख रहे हो कितनी जगह रिवर्सल लॉ किया हमने इसमें। नेक्स्ट, के ए का होल इनवर्स, के ए का जब आप होल इनवर्स लोगे तो आप फाइनली इस पे पहुंचोगे कि 1 अपॉन ए के इंटू ए इनवर्स पहुंचा है। ये आया है दोबारा से उसी फॉर्मूले से आया है कि ए इंटू एडजॉइंट ए की जगह लिख दो के ए, फर्क और कुछ भी नहीं है। एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, अगेन एंड अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग इट, कि रट्टा भी नहीं मारना है लेकिन प्रूफ भी नहीं करना है। You have to find a midway, and the midway is कि समझ लो भाई, जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, अगर आपको क्वेश्चंस और चाहिए प्लीज टेल मी, बट जितने ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज्यादा सफलता हासिल होगी, उतनी ही जल्दी और आसानी से सफलता हासिल होगी। एंड our main aim is to find the success, to achieve that success। ये हमारा मेन एम ही यही है यार, सब कुछ इसीलिए चल रहा है। ए ट्रांसपोज ए, मैंने प्रॉपर्टी आपको बता दी ऑलरेडी कि ट्रांसपोज का इनवर्स ले लो या इनवर्स का ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है। देन बी इनवर्स ए बी इक्वल टू ए, अभी हमने बात की थी, आपको याद हो पिछले बार, छोड़ो कुछ भी याद नहीं की थी, डिटर्मिनेंट निकालोगी वो इक्वल आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के, और कुछ नहीं है। ये प्रॉपर्टी समझ आई इनवर्स वाली? इज इट क्लियर? एवरीथिंग इज क्लियर, क्योंकि आई गेस यहाँ तक हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगर कुछ और टॉपिक हमारा कोई और टॉपिक हमारा इसके बाद नहीं बचा है। तो हमने मैट्रिसेस के बारे में क्या क्या पढ़ा है, हमने टाइप्स, हमने सबसे पहले बात तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, मैट्रिक्स होती कैसे, एलिमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं। फिर हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ी, रो, कॉलम, स्क्वायर, डायगोनल, स्केलर, यूनिट, आइडेंटिटी, नल मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये सब मैट्रिसेस हमने कवर की। फिर उसके बाद हमने एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस किया, ट्रेस और ट्रांसपोज किया, इसकी प्रॉपर्टीज हमने की, कब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, कब एडिशन पॉसिबल है, इन सब की प्रॉपर्टीज पढ़ी। फिर हमने मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ स्केलर बाय मैट्रिक्स करा, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी। दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा कि मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता, लेकिन एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है। एसोसिएटिव उसमें पढ़ा। फिर हम आए अलग स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आए, हम क्या हमने पढ़ा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल यूनिटरी एक आ गई, सिमेट्रिक हर्मिशियन एक आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक और स्क्यू हर्मिशियन एक आ गई। ऑर्थोगोनल और यूनिटरी में आया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे तो यूनिटरी बोली जाएगी, ए थीटा ए इक्वल टू आइडेंटिटी, और रियल में बोली जाएगी तो ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आइडेंटिटी ऑर्थोगोनल बोली जाएगी। हर्मिशियन और नॉन हर्मिशियन, हर्मिशियन और सिमेट्रिक में हमने बोला कि रियल की बात करेंगे तो हर्मिशियन ही सिमेट्रिक होगी, और रियल की बात करेंगे तो स्क्यू हर्मिशियन ही स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा एडजॉइंट और इनवर्स, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी हैं। एंड दिस इज द टॉपिक कि अब हम मैट्रिसेस पूरी कवर कर चुके हैं, इन वन शॉट हमने मैट्रिसेस कवर कर ली है। अगले लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट को पूरा अच्छे से कवर करेंगे, एंड इसके साथ ही हमारा ये पूरा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, अब हमारा ट्रिगोनोमेट्री पूरा हो चुका है, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। कोनिक सेक्शंस हमारा चल रहा है, नेक्स्ट लेक्चर विल बी आवर ऑफ कोनिक सेक्शन। ऑलराइट, तो गाइस पढ़ते रहिए, कॉन्टिन्यूस एफर्ट्स दिखाते रहिए, ठीक है? आपको बहुत मेहनत करनी है अभी, और एंड हम लोगों को मिलकर मेहनत करनी है। एंड वन थिंग आई हैव टोल्ड यू कि आप जैसे ही ये लेक्चर कंप्लीट करेंगे, यू हैव टू से मैम लेक्चर इज डन, कंप्लीटेड, नो डाउट्स। I should get message from every single child, all right? Because now I have to track your performance, ठीक है? वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, because अब एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है, अब तक आपकी भी मस्ती हो गई, मेरी भी मस्ती हो गई। Now we really have to get strict schedule follow करना है, and other things we'll talk on our Sunday class, all right? So guys, please बहुत अच्छे से ध्यान रखिए अपना, stay safe, take care, जय हिंद and thank you.